जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम जब भी किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिससे मिलके हमें अच्छा लगता है, वो इस वजह से नहीं कभी कभी अच्छा लगता कि वो बहुत खूबसूरत लग रहा था या उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था, वो बहुत अच्छी गाड़ी से निकला था, वो बहुत आलीशान घर से निकला था, उसकी बहुत ज़बरदस्त नौकरी है, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है। बल्कि कभी कभी हमें कुछ लोग इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं कि आजकल के इस नफ्सा नफसी के दौर में जहाँ पर हर शख्स को बिल्कुल अपनी पड़ी हुई और हर बंदा एक कॉन्स्टेंट कंपैरिजन में है, जो कि वो मुसलसल ना चाहते हुए भी आपका अपने से या आपका किसी और से कर रहा होता है, या फिर आपने मुसलसल नुक्स निकालने में लगा होता है, या आपने मुसलसल को नेगेटिव पॉइंट में लगा होता है, तो आपको ये होता है कि यार इसने वो तमाम तो चीज़ें आजकल के दौर में मुझसे नहीं की। हम अक्सर लड़कियां स्पेशली गई कहीं मिलाद में गई, किसी भी गैदरिंग में गई, तो वहाँ पर कुछ आंटियाँ ऐसी होती कि वो ज़रूर ऐसे सवाल उनसे पूछती कि वो बेचारी लड़कियाँ ना कतराने लग जाती है, और उनको पता होता है कि अगर वो किसी ऐसे इवेंट में गई हुई है जहाँ पर ये आंटी बैठी हुई है, किसी शादी में है, मिलाद में है, किसी दर्स में है, या किसी भी गैदरिंग में, तो कहती है यार मैंने इन आंटी के पास नहीं जाना, ये मुझसे बड़े अजीब चुपते हुए सवाल करते हैं। जैसे मैंने अक्सर बहुत सारी लड़कियों को देखा हुआ है कि जिनकी शादी में थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए, आपने नोट किया होगा आपके आसपास वो लड़कियां जो थोड़ा सा उनकी शादी लेट हो जाती है, वो ज़्यादा फैमिलीज़ की गैदरिंग में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनकी फैमिली में कुछ बड़ी ख़वातीन, बल्कि मैं तो कहती ख़वातीन को भी छोड़ दें, मर्द भी, उनके फैमिली के मर्द भी उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि वो अनकम्फर्टेबल हो जाती हैं कि हाँ भाई तुम्हारी शादी कब हो रही है, भाई तुम अब चली भी जाओ, तुमने जाना नहीं है, तुम अगले घर में ब्याह के जाओ, कब तक तुमने माँ बाप के घर बैठना है। अरे भाई आपका इससे क्या काम है? वो लड़की घर से बाहर निकलना ही छोड़ देती है। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा, वो लोग जिनकी डिवोर्सेस हो जाती हैं, वो लोग जिनके साथ कोई अनफॉर्चुनेट वाकया हो जाए, वो लोग जिनकी नौकरी चली जाए, वो लोग जो कि बेरोजगार हो जाए बंदे, वो बाहर निकलते नहीं कि भाई हम लोगों को फेस कैसे करेंगे, क्योंकि लोग हमसे अजीबोगरीब सवाल पूछेंगे। ये लोगों के चुपते हुए सवाल, भाई आप जिंदगी में परफेक्ट भी हो ना तब भी कम नहीं हो सकते। आज कुछ ऐसे लोगों के चुपते हुए सवाल जो है ना, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी हमें कॉल करके बताएं कि आपसे लोग कैसे कैसे चुपते हुए सवालात पूछते हैं, और अगर आपके पास कोई अच्छा जवाब हो तो मैं कहती हूँ आपने नेशनल टेलीविजन पे हमारे शो में ज़रूर हमें बताएं, हमें गाइड करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके उस एक जवाब से बाकी देखने वाले लोगों की रहनुमाई हो जाए कि अच्छा मुझे इस सिचुएशन को ऐसे डील करना है। क्योंकि बजाय कि हम लोगों के चुपती हुई नज़रों से, चुपते हुए सवालात से डर के अपने आप को कंपोज कर ले, कमरे में कैद हो जाएं। क्यों भाई? इट्स योर लाइफ एंड यू हैव ऑल द राइट टू लिव इट द वे यू वांट टू, जैसे आप इसको जीना चाहते हैं। पर लोगों के सवाल भी हैं, इनसे बचना कैसे? आज का शो जनाब हमारा इस हवाले से, सवालात बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मेरा स्टूडियो जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं तमाम तो लोगों के सवालात को जो यहाँ पे लिख सकती है, जो कि चुपते हुए सवाल होते हैं। तो कुछ सवाल, हार्डली मैंने 8 सवाल ऐसे जो यहाँ पे लिखती हैं। पहले तो जी तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। ये अक्सर लोग स्पेशली शादी के बाद, बच्चे के बाद ख़वातीन से ज़रूर पूछते हैं, इतनी उम्र हो गई है अभी तक तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिला, शादी को इतने साल हो गए हैं अभी तक औलाद ही नहीं हुई, और औलाद हो जाए तो फौरन पूछते हैं अच्छा बेटा हो गया तो बेटी की नहीं हुई, और बेटी हो गई तो इसका भाई कब आ रहा है। मतलब जैसे सब कुछ आपको पता होता है ना। फिर कोई जॉब मिली या घर में ही बैठे हो, लड़के इस तरह से घरों से बाहर नहीं निकलते। भाई आजकल का टाइम आपको पता है कितना सख्त है। तुम्हारी बीवी काम करती है तो घर कौन संभालता है? ऐसे लोगों को तो वैसे मेरा दिल करता है मैं पकड़ के मारूं भी कि भाई आपको इससे क्या मसला है। वो बेचारी तो बाहर जाके काम कर रही है, घर पैसे लेकर आ रही है, सब चीजें करी, मियाँ का हाथ बटा रही है। आपके बेटे का रिजल्ट इस बार भी अच्छा नहीं आया, किराए का मकान, घर अपना होना तो सुकून होता है, अभी तक वही गाड़ी, इतनी आमदनी नहीं कि अच्छी गाड़ी ले सको। ये तो जनाब बड़े ही वो कम सवाल है जो हम यहाँ पे लिख सके। सवाल तो बहुत हैं, और सवाल ऐसे हैं कि जो इतने चुभते हैं कि वो रूह तक जाके ना वो कहते हैं ना पेवस्त हो जाते हैं। हिना ख्वाजा ब्याद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में लाहौर से जनाब हमें ज्वाइन करी हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नबीहा अली खान। हम डॉक्टर नबीहा अली खान को भी शो में शामिल गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग नबिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं चाहूँगी नबिया की आवाज़ मेरे स्टूडियो में भी आ जाए। हिना जी ये जो सवाल हैं, हम मेकअप में भी बात कर रहे थे, एक लिस्ट है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही इन सवालों की। ये तो बहुत छोटी लिस्ट है।
और मैं वाकई में बचपन में हम सोचते थे कि कुछ ऐसी आंटियां होती थी जिनको ना मुंह पे वो कहते थे कोई फिल्टर नहीं होता था, वो कोई भी बात पूछ लेती थी। वो अम्मी से भी पूछ रही हैं, वो बड़ी बहन से भी अजीब बात पूछ रही हैं, वो आपसे भी अजीब बात पूछ रही हैं, और आपको इजाज़त भी नहीं है कि आप उनसे बदतमीजी करें या मुंह बनाए, आपने उनको जवाब देना है। उनकी वजह से ना बच्चियां बड़ी डिस्करेज होती हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जो बचपन में आपसे कोई ऐसा कोई सवाल पूछता हो, कोई आंटियां किसी कोई सवाल जो सबसे पूछा जाता हो? पता है कई दफ़ा लोग रियलाइज़ नहीं करते कि वो आपको जो चीज़ कह रहे हैं ना वो तकलीफ दे होती है। मेरी जब शादी नहीं हुई थी, मेरी बहनों की बहुत जल्दी जल्दी शादियाँ हो गई थी, ग्रेजुएशन हुई साथ ही शादी हो गई। आई वॉन्टेड टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, आई वॉन्टेड टू स्टडी, और तब हर किसी का मसला होता है कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई जी, ठीक है, कि अभी तक नहीं की। तो एक दफ़ा अम्मी ने जैसे टालने के लिए मैंने कहा, और सही बात भी थी, तो अम्मी ने कहा वो पढ़ रही है अभी, वो पढ़ना चाहती है, शी इज स्टडीइंग। हम तो ऐसे बेटियों की कमाइयाँ खाने वाले लोग नहीं हैं। मतलब मेरी पढ़ाई से मेरे माँ बाप मेरी कमाई कैसे खाना शुरू हो गए भाई? एक ही खातून ने एक बार ये बात कही थी, और मुझे अम्मी ने तो उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बट मेरे लिए वो बात मेरे दिल में एक्चुअली अटक गई। आपको अभी भी याद है? मुझे आज तक याद है। और हालांकि वो बहुत अच्छी खातून थी, मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो मुझे इतनी उस बात ने तकलीफ पहुंचाई कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे दिल को तकलीफ हुई। और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन एक वक्त आया कि मैंने देखा कि उनके घर की हर बच्ची अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींचने के लिए काम कर रही थी। ये मैं कहती हूँ कभी किसी को बड़ा बोलना बोल, और मैंने कई दफ़ा इस बात पे अल्लाह से माफ़ी मांगी। मैंने कहा अल्लाह ताला मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैं, लेकिन उन्होंने मेरा दिल दुखाया। क्यों? शायद वो मुझे कुछ कह देती, मुझे फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि उन्होंने मेरी अम्मी को चुपती हुई बात कही, मुझे वो चीज़ ज़्यादा तकलीफ देगी कि मेरी माँ को आपने ऐसे क्यों कहा है। और क्या पता आपकी अम्मी को बात वो आपसे भी ज़्यादा तकलीफ दे लगी, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने इसलिए कि ताकि आप डिस्कस जाए। अच्छा, डॉक्टर वजाहत में जा रही, डॉक्टर वजाहत भी आगे बैठ जाए क्योंकि वो सामने मंडला रहे हैं। वो सामने मंडला रहे हैं, हमारी गुफ्तगू का वो पार्टी बन जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, कैसे आप? ठीक ठाक है? तो देखा ना, ये बचपन में आपकी जो चीज़ हुई, और बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी कही जाती थी लोगों को डिस्करेज करने के लिए ना, ताकि बच्चों को ज़रा क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, बस ये तो पराया धन है, विदा करो इसको। नहीं, और आई थिंक ये भी होता है, मुझे कई तो लगता है कि उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि शायद उन्होंने खुद नहीं पढ़ा या उनकी बच्चियों ने नहीं पढ़ा, तो उन्हें लगता है किसी और की बच्ची भी ना पढ़े, ये क्यों पढ़ रही है भाई। सो इस यहीं पर इसको रोक दो। आई थिंक ऐसे लोगों के लिए मैं कहती हूँ प्लीज गो गेट अ जॉब। आप मसरूफ रहेंगे तो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये वैसे बिल्कुल सही बात है कि ये कहते हैं कि भाई अगले को काम पे लगाओ, मुझे कहते हैं ना अगले को काम पे लगाओ। वैसे डॉक्टर वजाहत, आपसे कोई ऐसा सवाल किया गया हो बचपन में अभी जो आपकी भी वो कहते हैं ना कि रूह में आप पे व्यस्त हो जाए, इतना चुपता हुआ सवाल हो? बचपन से तो शायद किए तो बहुत हैं, लेकिन इतने याद नहीं है, क्योंकि वो बचपना होता है, हम भी समझ नहीं पाते ये सवाल था क्या। बाद में पता चलता है कि बेइज्जती करने की कोशिश की गई थी या कहीं डिग्रेड करने की कोशिश की गई थी। लेकिन चूंकि मैं तो एक सवाल को हमेशा बहुत चुपता है, मैंने पहले ही बताया था कि जब मेरी शादी हुई तो अनफॉर्चुनेटली हमारे औलाद होने में बड़ा टाइम लगा, कोई वजह थी। वो भी कितना वैसे टाइम था आपने बताया? 4 साल, व्हिच इज नॉर्मल। वो मुझे इतना लगाया गया कि 40 साल लगने लगे। अब किसी महफिल में हम जाएं तो पहले ये था कि भाई शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अब डॉक्टरी की थी, टाइम लगता है, पूरा का पूरी जवानी काली करनी पड़ती है स्पेशल, तो वो एक सवाल था, लेकिन वो बुरा नहीं लगता था। उसमें मैं बड़ा स्टाइलिश तरीके से कह देता था आई एम नॉट रेडी टू डू दैट, तो वो मुझे बुरा नहीं लगता था। लेकिन जब ये बात हुई तो हमने कभी हमने प्लान नहीं किया। अच्छा, 1-2 साल तक तो हमने प्लान किया भी नहीं। जब 30 साल आया तो हमने कहा अब मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई, तो अब वाइफ की कुछ ट्रीटमेंट हो रही थी। अब उस बीच में मैंने मदिया एक जगह बताया था तुम्हें, हम एक रेस्टोरेंट गए, दावत थी, सारे लोग आए हुए थे, तो मेरी वाइफ अंदर गई है और बड़ी तैयार होके बड़ी अच्छी तरीके से गई। ट्रीटमेंट भी उसकी चल रही थी। दोपहर से मैं उसको समझा रहा था, काउंसलिंग कर रहा था कि कोई मसला नहीं है, तुम लाइफ में आओ। ये अब वहाँ पहुँची है, खुदा की कसम अंदर गई और किसी ने उनको सलाम किया, कब तक अकेले आओगे तुम दोनों, कब आएगा तुम्हारा बेबी। और मैं यूं करके उसको देख रहा बंदी को, मैंने कहा यार, मैंने कहा हौला हौला हाथ, अभी हम अंदर तो आ जाए। भाई ठीक है, बस तुम दोनों अब अच्छे नहीं लगते, जल्दी से बेबी लेकर आओ। यकीन करो वो मेरी वाइफ वहां से साइड में गई, वहां जाके उसने रोना शुरू किया। अल्लाह, दोपहर में उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था, कुछ तकलीफ ज्यादा प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है, हार्मोनल चैलेंजेस हैं, चेंजेस, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ऊपर से मैं उसको घर से बना के लाया और उसने कहा आई टोल्ड यू ये लोग हैं ही ऐसे।
अब मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मैं कॉर्नर पे खड़ा रहा, मैंने उसको समझाया, लेकिन बार हम वहाँ से वापस आ गए। और क्या अच्छा, यही वो लोग होते हैं कि अगर आपका बच्चा पैदा हो जाए ना, फिर आपसे डिनर में लेके जाओ, कहते हैं हाँ ये छोटे बच्चे को घर छोड़ के आए, कहीं बड़े तंग करते बच्चे। सही बात है, अभी हो ये अब ये होता है, किसी तरह चैन नहीं है ना। आपके तो माशाल्लाह 4 साल में हो गया। सही बात है। आई डोंट हैव चिल्ड्रन, वी नेवर हैड चिल्ड्रन, ठीक है। और मैं थोड़ा चिकना खड़ा हूँ ढीठू में इस मामले में, हर मामले में। लेकिन मुझे भी कितने साल इस, अच्छा और मजे की बात ये, कभी ना मेरे अपने घर वालों ने मुझे कहा, ना मेरे ससुराल में कभी किसी ने कहा। सही बात। इमीडिएट फ्रेंड्स में भी कभी किसी ने नहीं कहा। शायद हमारे अच्छे महज़िब लोगों से हमारा वास्ता है, मगर स्ट्रेंजर्स, एयरपोर्ट पे बैठी हुई खातून बात करना शुरू हो गई। अच्छा शादी हुई भी है जी, अच्छा कितना अरसा हो गया शादी को, बता दिया। बच्चे कितने हैं जी, नहीं है। क्यों? देखें आप, अब मैं आपको क्या जवाब, आप कौन है भाई, मैं आपको क्या जवाब दूं? बस ये आजकल की लड़कियों का यही प्रॉब्लम है ना, करियर बनाना होता है, फैमिली बनाने की तो कोई परवाह नहीं। आपको क्या पता कि वो शख्स किस चीज से गुजर रहा है या गुजर रही है, आप क्यों मुफ्त मशवरे। अच्छा फिर फलाने डॉक्टर को दिखाया, अच्छा ये नंबर ले लो, अच्छा ये कर लो। एंड देन कई दफा तो मतलब आई फेल्ट बैड फॉर माई हस्बैंड, क्योंकि मर्द के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आपके कुछ मर्द जानने वाले आपको अजीब वो जुमाइनी किस्म की घटिया बातें भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो मजाक कर रहे हैं। आप मजाक नहीं कर रहे होते, आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे होते। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्रूअल कि आप इस तरह के सवाल करें। अच्छा जिंदगी गुजर गई भाई, नहीं है बच्चे, नहीं है, नहीं है, सही बात। अल्लाह की मर्जी, उसकी रजा में राजी, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अडॉप्ट क्यों नहीं किया? आज तक मुझे लोग पूछते हैं क्यों नहीं अडॉप्ट किया। भाई नहीं किया तो आपको क्यों बताऊं आप कौन है? अच्छा किसी का कोई बाउंड्री के अंदर, मतलब कोई करीबी बंदा पूछे ना, जो आपके दुख और दर्द का साथी है, वो आपसे मजमे में नहीं पूछेगा, बिल्कुल वो आपसे ना पर्सनल लेवल पूछेगा, लेकिन वो भी अगर उस दौरान पूछ ले। लेकिन आफ्टर द फैक्ट क्या मुझे कह रहे तो क्यों नहीं किया? भाई आपको मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं? क्यों वाई मैं क्यों करूँ? लोग कहते हैं जिंदगी का एक मकसद मिल जाता है, बच्चों को अडॉप्ट कर लो। भाई क्यों अडॉप्ट करें? आपने जैसे बात की ना एयरपोर्ट पे, मुझे याद है अभी भी ना ऐसे दिमाग में ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया मेरे। मेरी शादी को 1.5 साल हुआ था और मैं प्लेन में बैठी थी, तो मेरे साथ एक अंकल बैठे थे, वो और उनका बेटा बड़ा माकूल था और आंटी बड़ी माकूल थी। लोग कराची से लाहौर ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे बता रहे हैं, अच्छा वो अंकल को बातें करने का बहुत शौक था कि मेरे बेटे का जो है हम लोग रिश्ता लेने जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा अंकल ज़बरदस्त, तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा जी जी। अच्छा माशाल्लाह, कब तुम्हारी शादी हुई? तो पहले तो वो अंकल मुझे एज ए कैंडिडेट देख रहे थे, तो मैंने कहा नहीं अंकल मैं तो माशाल्लाह शादी होगी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे तुम्हारे? मैंने कहा अंकल अभी तो नहीं है। तो अब मुझे ना उससे यूँ हो गया कि अब अंकल ना थोड़ा सा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या मतलब, तो तुमने अभी तो तुम सही हो, तुम्हारी तबीयत सब ठीक रहती है? मैंने कहा अंकल दिस इज वेरी पर्सनल प्लीज। नहीं, ये तो तुम आपको चेक करना चाहिए बेटा, ये आजकल की जो जनरेशन उसको होता है कि अल्लाह के काम में मुदाखलत करनी है। और वो इतना लाउड होने लग गया कि मैंने ना उनके बेटे उनको चुप कराया, और वो अंकल आसपास के भी जो लोग थे ना वो सुनने लगे। वो फ्लाइट अभी जा रही है, हम हवा में है, अब मैं किसी खिड़की से भी छलांग नहीं मार पा रही कि मैं अब अंकल को धक्का नहीं दे सकती, वो बुजुर्ग है। मैं कहती अल्लाह मियां मुझे गायब कर दें यहाँ से, कि 1.5 साल अभी मेरी शादी को। और वो अंकल ऐसी बातें करने लग गए कि मैंने होस्टेस से कहा खुदा के लिए मेरी सीट चेंज कर दो, मैं इन अंकल के साथ ना लाहौर नहीं पहुंच सकती, मैं कहीं और पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना। इमेजिन करें, तो वो 1.5 साल पर मुझे नहीं बख्शा। और वो फिर अंकल जैसे सवाल ऊंची आवाज में उनको गुस्सा चढ़ने लग गया कि जी देखा आजकल के लोग तो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। नबिया मुझे आप बताएं, आपसे लोगों ने कभी कोई ऐसा चुपता हुआ सवाल किया जो आज तक आपसे, जैसे हमने टॉपिक शुरू किया तो आपके ज़हन में फौरन वो शक्ल भी आ गई और सवाल भी आ गया हो? एक तो आपका टॉपिक आज का बहुत ही टची है, और दूसरे मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मैं सिर्फ आपको मैं ना एक शेर से इसका आगाज़ करना चाहूँगी कि हसरतों के दफन का सामान होना चाहिए, हसरतों के दफन का सामान होना चाहिए, दिल के एक कोने में कब्रिस्तान होना चाहिए। तो आपको ना इनकी बातें दफनाने के लिए हर वक्त ये ज़रूरत है कि दिल के कॉर्नर में ना एक कब्रिस्तान रखें। जैसे कोई सोसाइटी बनती है, कोई जगह बनती है, वहाँ इंसानों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान होते हैं ना, इसी तरह दिल के अंदर भी एक कब्रिस्तान बना लें, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी बाज नहीं आना। ये साइकोलॉजिकल इनके साथ बिहेवियर इश्यूज़ हैं
ये बिहेवियर प्रॉब्लम रखते हैं, तभी ये इस तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि खाली बर्तन ही आवाज़ करते हैं, तो ये वही लोग हैं जो बिल्कुल अंदर से दिमागी तौर पर खाली हैं और ज़्यादा बोलने की आदत होती है, ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है। जिन ख़वातीन या मर्द हजरात में वो ताना देते हैं, गलत बातें करते हैं या ज़्यादा सवालात पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे को टीज़ किया जाए, मेंटली तौर पे कोई ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जाए कि जिससे दूसरा शख्स जो है वो जुमले उसके लिए जहर कातिल बन जाएं। अब मैं आपको बताऊं कि कभी कभी मरने के लिए ना जहर की ज़रूरत नहीं होती, रवैये काफ़ी होते हैं किसी को भी मारने के लिए। आपके रवैये, आपके जुमले, आपका मस्बत जुमलों का तबादला ना करना किसी भी इंसान के लिए जहर हो सकता है, लेकिन इसका एहसास उस पेशेंट को नहीं हो रहा होता जो इस तरह के जुमले जो है वो बोल रहा होता है। माजरत के साथ मैं इनको पेशेंट कहती हूँ क्योंकि इन्हें इलाज की ज़रूरत होती है और ये उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि जहाँ पर ये जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं इनको कोई कुछ कहता भी नहीं है। जी जी मदिहा, मैंने कहा वो एक तरह से हमारा इलाज करने के लिए निकले होते हैं। उनको लग रहा था कि उन्होंने ही सबका बीड़ा उठाया हुआ है, किसी का बच्चा क्यों नहीं हो रहा, किसी के बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रही, किसी की नौकरी क्यों नहीं हो रही, किसी का बच्चा नालायक क्यों है। नहीं, इलाज में ये होता है कि वो आपको ये भी बता रहे होते हैं कि गलती आपकी है। हाँ, ये नहीं है कि यू नो इट्स लिटरली लाइक यू फील रिस्पॉन्सिबल कि यार ये मुझसे कोई गुनाह हो गया है कि क्यों मेरी जॉब नहीं है या क्यों मेरी शादी नहीं हुई या क्यों मेरा बच्चा नहीं हुआ, मतलब इट्स माय फॉल्ट। इवन कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन भी, आपका जब बच्चा पैदा हुआ उस पर भी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई खुदा ना खास्ता मिसकैरेज हो जाए, मैं उसमें भी देखती हूँ ये वैसे ये क्या माइंडसेट है। हम फौरन ही औरत को हर चीज में मुर्द इल्जाम से क्यों ठहरा देते हैं, अगर बच्चा नहीं हो रहा तब भी, और अगर खुदा ना खास्ता मिसकैरेज हो के तब भी। बच्चा भी कहा गया, किसी ने मुझे कहा भी, मुझे याद है इनफैक्ट in the hospital, again an unknown person, आराम नहीं किया होगा ना, देखिए हाँ, you were not careful। अरे भाई how do you know what happened जी। और आप सोचे कि उस कैफियत में जब आपका मिसकैरेज हुआ है और आप हॉस्पिटल में पड़े हैं और कोई आपको ये कहे ओ हो कि आपकी गलती है जो आपका मिसकैरेज हुआ है। सही बात, इट्स रिडिकुलस। लोगों का कोई फिल्टर तो पता नहीं क्या चीज़ होती है। अच्छा, ऐसे ऑन द अदर हैंड अब सारे पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, ये बात ऐसे नहीं कहनी, वो बात ऐसे नहीं कहनी, लेकिन लोगों की जातियात पे आप आ जाते हैं। सही बात, वो आपको कोई फिल्टर या बाउंड्री महसूस नहीं होती। और यहाँ जैसे आपने बात की ना, ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में जब आपको ऐसे कोई सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कोई बड़ा सा भेड़िया वो अपने नाखूनों के साथ बिल्कुल आपको यूं, हाँ, वो आप चीर फाड़ रहा है, बिल्कुल वो आपको चीर फाड़ रहा है। नहीं, अभी देखें, कल रात को आखिरी पेशेंट मैंने देखा तकरीबन 11:15 बजे। 19 साल की या 20 साल की लड़की होगी, गिलगित की, बहुत प्यारी बच्ची, अपनी माँ के साथ आई। 1 घंटे से बाहर वेट करती रही। मैंने उसको, जब उसका नंबर आया तो उसकी आंखों में ऑलरेडी आंसू। मैंने कहा मेरा बच्चा सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बैठो शाबाश। मैंने थोड़ा सा जोक किया। उसकी माँ ने ये बताया कि इसको हिस्टेरिकल दौरे पड़ते हैं, जिसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़ी शक्ल हो जाती है, जस्ट लाइक मिर्गी। तो बात से बात निकली, मैंने कहा क्या मसले हैं। फिर मुझे समझ आया कि देयर समथिंग एल्स इन हर माइंड। तो मैंने उससे 2-4 मिनट के बाद पूछा तुम्हारे दिमाग में क्या है, तो उसने बोला आंखों में आंसू, रोते रोते कि मेरी छोटी बहन की मंगनी हो गई है, तो लोग मुझे इतना कहने लगे कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही। अब उसकी माँ फिर बेहतर थी, उसने बोला कि मैं इसको समझाती हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उसकी इसलिए हो गई क्योंकि साल की उम्र। हाँ बिल्कुल। मैंने सबसे पहले उससे एज पूछी तो 20 साल होगी। तो मैंने बोला तुम्हें इतनी जल्दी क्या? कहती नहीं मुझे जल्दी नहीं। उसने इतने स्टाइल से बात की, पढ़ी लिखी लड़की थी। मुझे जल्दी नहीं डॉक्टर साहब, मसला ये लोग मेरा दिमाग खाते हैं। अब आप सोचे जब 20 साल की लड़की को आप ये कहना शुरू कर दे तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारी छोटी की मंगनी हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो ये भी हो सकता है आगे। नहीं, इंसिनुएशन यही होती है कि छोटी की अगर हो गई है, बड़ी की नहीं हुई है, इसका मतलब है कि बड़ी के साथ कोई मसला है, कोई सवाल आगे आने वाला है फिर। अब वो इतनी परेशान, तो पता ही चला कि उसको जो कन्वर्जन जो दौरे पड़ते हैं वो इसलिए पड़ते हैं कि वो हर वक्त ये सोचती रहती है, मुस्तकिल ये सोच रही है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरे में कुछ कमी है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो भी आपके सामने है कि लोगों की बातें किस तरीके से आपको कितनी तकलीफ देती हैं, और लोगों की कभी कभी ये बातें ना हमें कैंसर की तरह खा जाती हैं। तो अब सोचें कि जिस वर्ड कैंसर को हम इस्तेमाल करें, इस कैंसर की वहशत कितनी है। हमारे आसपास अगर किसी को कैंसर होता है तो हम इससे पहले कि हम उसके इलाज की तरफ जाएं, मरीज से ज़्यादा जो मरीज़ के अटेंडेंट्स होते हैं ना वो घबरा जाते हैं कि अल्लाह मियाँ कैंसर,
क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि बस ऐसा लगता है कुछ लम्हों में, कुछ दिनों में, कुछ महीने में ख़त्म कर देगी सब कुछ। लेकिन हम पाकिस्तान में बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि एक ऐसा मर्ज जिसको सुन के ही लिटरली आपका खून खुश्क हो जाता है, जिसका इलाज इतना महंगा है, वो पाकिस्तान में आज के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में मुफ्त लोगों का इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं बात करी जनाब शौकत खानम फाउंडेशन की, जिसको इंशाल्लाह इस साल 30 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों से अगर आप रिकॉर्ड और रिसर्च चेक करें ना, तो 50 साल से कम उम्र के लोगों में जो कैंसर है उसकी जो तादाद है वो 80% बढ़ चुकी है। पहले कहते थे जी 14 साल से लेके उससे पे आगे ऑनवर्ड जो हमारे लोगों को कैंसर आप पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन आप कभी चाइल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट वार्ड में आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर है, किसी को बोन कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है। लेकिन वो एक इदारा ऐसा है कि वहाँ पर जो भी जाता है ऐसा शख्स जिसको ऐसा मूजी मर्ज लाहक हो जाता है, उसको परेशानी नहीं होती कि अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरी हेल्प नहीं होगी। उसको पता है कि हाँ दे इज़ दिस इंस्टीट्यूट जो कि मेरा ख्याल रखेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग उनका ख्याल करते हैं अपने डोनेशंस के थ्रू। इस वक्त जनाब हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब, जो कि लाहौर और पेशावर में शौकत खान मेमोरियल रिसर्च सेंटर में चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पर पिछले 30 सालों से खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो हमारे साथ शो में मौजूद भी हैं। हम डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिम, आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप भी और शौकत खानम भी, आपका शौकत खानम के साथ जो रिश्ता है वो और शौकत खानम की खुद माशाल्लाह से 30 साल 3 दिहाइयाँ जो हैं ये कंप्लीट कर रहा है। इस 3 दिहाइयों के सफ़र में क्या कुछ देखा आपने, इसको कैसे आप बयान करेंगे? थैंक यू जी। सो यस, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर को 29 दिसंबर 2024 को 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मैंने भी उसी वक्त ज्वाइन किया था जब हॉस्पिटल खुला था। आपको आई एम श्योर सब ने ये सुना होगा पहले भी कि जब हॉस्पिटल बना था तो लोग कहते थे इमरान को कि ऐसा हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता चैरिटेबल, अगर बन गया तो चलेगा नहीं, और अगर फ्री इलाज करने की कोशिश की कैंसर की तो वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन पिछले 30 साल से अब हम 75% से ज़्यादा अपने मरीज़ों का बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं, जैसे आपने कहा, क्योंकि लोग हमें ट्रस्ट करते हैं और दिल खोल के ज़कात और अतियात देते हैं। इसी वजह से हमारा दूसरा हस्पताल पेशावर में 2015 में खुला, वो भी एक मुकम्मल टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल है लाहौर की तरह। उसमें तमाम फैसिलिटीज़ वही हैं जो लाहौर में हैं, और वो भी 75% से ज़ायद पेशेंट्स फ्री ट्रीट करता है। और इस वक्त अब हम अपना तीसरा और सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल कराची में बना रहे हैं। वो इस वक्त ज़ेर तामीर है और इंशाल्लाह वो लाहौर से दुगना है साइज़ में भी और फैसिलिटीज़ में भी। तो जब वो मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह कराची, सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों को भी इसी तरह वहाँ हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जो साल 2024 गुजरा है ये आपके लिए कैसा गुजरा? इसमें क्योंकि आपके हर साल एक टारगेट्स होते हैं, नई नई सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं, तो क्या उन टारगेट्स को आप लोग अचीव कर पाए और इस साल का आप लोग का अहदाफ क्या है? सो 2024 में इनफैक्ट पिछले 30 साल से हर साल हमने पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात जमा की है, और इसी की वजह से हर साल पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज किया गया है। अगर हम 2022 की बात करें तो हमने 11 अरब रुपए ख़र्चे थे मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज करने में, 2023 में 13 अरब रुपए ख़र्चे थे, और 2024 में माशाल्लाह हमने 17 अरब रुपए ख़र्चे हैं लाहौर और पेशावर में, और कराची में भी, क्योंकि कराची में भी एक छोटी सी हमारी अभी ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। तो मुस्तहक मरीज़ों के इलाज पे 17 अरब रुपया खर्च हुआ है। 2025 के लिए हमारा बजट है 38 अरब रुपए का, 38 बिलियन रुपीस, ताकि ना सिर्फ लाहौर और पेशावर में ये सिलसिला चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज हो, बल्कि कराची की भी जो कंस्ट्रक्शन है उसका भी काम चलता रहे, ताकि यह अस्पताल भी जल्द से जल्द खुल सके और वहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, लाहौर में जो शौकत खानम है उसको 30 साल मुकम्मल हो गए हैं, पेशावर में जो शौकत खानम है उसको भी माशाल्लाह से 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। पेशावर में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं ज़रा उस हवाले से बताइएगा कि जो पेशावर वाला शौकत खानम है वो क्या ऑफ़र कर रहा है? सो पेशावर के हॉस्पिटल हमने फेजेज़ में खोला था। जब 2015 में खोला था तो उसमें तमाम तशख़ीस के फैसिलिटीज़ थी, और कैंसर का जो दवाइयों से इलाज होता है जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं उससे हमने शुरू किया था। फिर ये 2015 में 2019 में फिर हमने बिजली की शुआओं की मशीनें भी वहाँ इंस्टॉल कर दी थी, तो रेडिएशन ट्रीटमेंट भी वहाँ शुरू हो गई थी। और 2022 में हमने सर्जरी भी शुरू कर दी थी। तो बहुत सारी जो जराही से इलाज होता है कैंसर का वो भी शुरू हो गया था। एक जो हमारी डिफिशेंसी थी पेशावर में वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि
ख़वातीन में कैंसर जो छाती का कैंसर है वो सबसे कॉमन कैंसर है, तो उसका इलाज कीमोथेरेपी और बिजली की शुआओं से तो पेशावर में हो रहा था, लेकिन हमारे पास सर्जन नहीं थी उसके लिए। लेकिन अगस्त 2024 में शुक्र है कि हमारी अपनी ही ट्रेनी एक हमने यूके भेजी हुई थी, वो वापस आई और अब उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर सर्विस वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली है पेशावर में, तो अब सर्जरी भी वहीं होती है। तो वहाँ पे तमाम तशख़ीस और इलाज के लिए तमाम फैसिलिटीज़ वही हैं जो लाहौर में हैं, और ये इसकी वजह से केपी और अफ़गानिस्तान से जितने मरीज़ हैं उनको अब अपने घर के करीब हम ये सहूलियात मुयस्सर कर सकते हैं। तकरीबन 30% जो हमारे मरीज़ थे लाहौर में ट्रेडिशनली वो KPK से आते थे, तो उनके लिए ये बहुत आसानी हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो करंटली डॉक्टर साहब आप लोगों को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो क्या कुछ है? आई थिंक अगर एक मैं चैलेंज सिर्फ बताऊँ, ऑब्वियसली पैसों का तो हमेशा चैलेंज रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फेथ जो है लोगों की पाकिस्तान में भी और पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं बाकी दुनिया में, वो इतना यकीन है उनको खान साहब के मिशन में और हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस में कि फ़ंड्स तो आते रहते हैं, बट ऑब्वियसली दैट इज़ एन ऑन गोइंग चैलेंज। लेकिन सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज़ ह्यूमन रिसोर्स। डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नोलॉजिस्ट्स, मुख्तलिफ जो हाईली ट्रेंड लोग होते हैं वो उनको रिक्रूट करना और रिटेन करना मुश्किल होता है हमेशा ही। और पिछले 2-3 सालों से जब से इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन की वजह से, तो बहुत सारे ऐसे लोग छोड़ के जा रहे थे पाकिस्तान एज अ होल, इंक्लूडिंग अस, हम भी इफ़ेक्ट हुए उससे। होपफुली अब अगर इकोनॉमी बेहतर होती है तो विल टर्न दैट कॉर्नर, लेकिन हमेशा से हमें पर्सनल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, और इसी की वजह से हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, डॉक्टर्स के लिए भी, नर्सेज के लिए भी, टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए भी, ताकि हम अपने लोगों को रिक्रूट करें, ट्रेन करें और फिर उनको रिटेन करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान में मैं आजकल बहुत से डॉक्टर्स को भी देखती हूँ कि वो भी समहाउ वो भी अच्छे न अच्छी किसी उसमें तलाश होते हैं कि भाई हम कहाँ अच्छी हाउस जॉब कर सकें। ये आपको पता है, ये जो यंग डॉक्टर्स के जो अक्सर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे वैसे डॉक्टर साहब ये बताएं, शौकत खानम जो डोनेशन इकट्ठी करता है उसमें लोग ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, सदकात देते हैं, और फिर उससे लोगों का इलाज होता है। अब एक तबका ऐसा भी आता है जिसपे ज़कात, खैरात और सदका लागू नहीं होता। वो है कि अगर कुछ जैसे कुछ सादात आ जाएं, जो मैंने पहले भी एक बड़ा कंसर्न होता है, हम सबसे पूछते हैं। फिर ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग आके वैसे भी कह देते होंगे कि भाई हमें सदकात में से नहीं अपना इलाज कराना, देन डॉक्टर साहब आप फिर उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कैसे डील करते हैं? जी, सो अगर कोई कहे कि उनको ज़कात नहीं लगती लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको नॉन ज़कात जो डोनेशंस होती हैं उनसे ट्रीट करते हैं। एंड ऑल्सो हम अगर लोग चाहें तो हम उनको कहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, किस्तों में दे सकते हैं पेमेंट, अगर एक साथ नहीं दे सकते। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी का भी इलाज अगर शुरू हो जाए तो हम कभी रोकते नहीं हैं ऐसी कंसिडरेशंस की वजह से। फॉर इंस्टेंस अगर कोई कहता भी है कि मैं पे करूँगा, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद अब उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं किसी वजह से, वो नहीं पे कर पाते, तो फिर हम ऑटोमेटिकली उनको सम फॉर्म ऑफ सपोर्ट पे स्विच कर देते हैं ताकि ट्रीटमेंट में कोई रुकावट ना आए। सही। अच्छा, कितना आप लोगों का इस साल का क्या टारगेट है कि आप लोगों ने क्या इंशाल्लाह से साल अचीव करना है? सो इस साल हमारा टारगेट है जी कि 38 अरब रुपए हम इकट्ठे करना चाहते हैं ताकि हम लाहौर और पेशावर में फ्री ट्रीटमेंट जारी रख सकें और कराची की भी कंस्ट्रक्शन चलती रहे। इसमें से तकरीबन आधा जो है वो ज़कात और एहतियात से हमारा टारगेट है कि आएगा। इनफैक्ट ज़रा ज़्यादा 55 to 60% ज़कात और एहतियात से आएगा। बाकी 40% जो हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग सर्विसेज हैं, जिसमें कोई 20% मरीज़ हैं जो पे करते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, और हमारे मुल्क भर में लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर्स हैं जहाँ कोई भी जाके पेमेंट पे लैब टेस्ट करा सकता है और उससे जो मुनाफा आता है उसमें उनका हिस्सा डलता है मुस्तहिक मरीज़ों के इलाज में। तो इस तरह हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पाकिस्तान में भी हम ज़कात कलेक्ट करते हैं, डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, ओवरसीज़ भी करते हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है तो रमज़ान में अक्सर लोग ज़कात देते हैं, तो आपके चैनल के ज़रिए भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि लोग हमें ज़कात देते हुए याद रखें और सारा साल याद रखें। मुख्तलिफ मोड्स हैं डोनेट करने के। आप स्पॉन्सर कैंसर पेशेंट हमारा प्रोग्राम है, एक पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप मील्स के लिए जो खाना मिलता है मरीज़ों को वो पे कर सकते हैं। कराची में अब हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आप दें तो आपका या आपके किसी लव्ड वन का नाम लिखा जाएगा वहाँ पे। आप कमरा स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत सारे मोड्स हैं, वो सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, www.shaukatkhanam.org.pk।
डॉक्टर साहब, अभी फौरन अगर मैं डोनेट करना चाहूँ, मेरे साथ जो लोग बैठे डोनेट करना चाहे, जो इस वक्त टेलीविजन पे लोग मुझे देख रहे हैं वो डोनेट करना चाहे, तो मैं अपने टेलीफोन से किस तरीके से आपको डोनेट कर सकती हूँ? सो आप 770 पे अगर एक ब्लैंक मैसेज भेजें तो शौकत खानम को 20 रुपये इसी वक्त मिल जाएंगे। जितनी दफ़ा आप भेजेंगे एक दिन में तो हर दफ़ा 20 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा आप अपने फ़ोन से, अपनी बैंकिंग ऐप से या मोबाइल वॉलेट से डोनेट कर सकते हैं। हमारे अकाउंट्स हर बैंक में हैं पाकिस्तान में, तो आप इंस्टेंटेनियसली डोनेट कर सकते हैं। आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट सेटअप कर सकते हैं कि हर महीने एक सर्टन अमाउंट जाए और रोज़ाना जाए। उसके अलावा आप किसी भी बैंक में जाके डोनेट कर सकते हैं। अगर आप 0800 11 555 पे टेलीफोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके घर या ऑफिस में आके आपसे कलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक पक्की रसीद उसी वक्त देंगे। एंड अगेन बहुत सारे और मोड्स हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होते, चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम लाहौर पेशावर ब्रांच के। सर बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो मैं देख रहे हैं, क्योंकि दिल तो करता है कि आगे हम रोज़ कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर करें, नहीं कि अगर आप लाख रुपए डोनेट करें, आप एक मैसेज के थ्रू भी एक छोटी सी अच्छी रकम, जो चाहे आप मतलब आपके लिए क्या है छोटी है, लेकिन अगलों के लिए जहाँ पे जा रही ना, वो ये रकम काफ़ी बड़ी है। अच्छा, हम क्योंकि आज मैं शो में स्पेसिफिकली बात करें जनाब चुपते हुए सवालात की, और ये सवालात ऐसे इनका सिलसिला तो मुझे लग रहा है कि भाई ख़त्म होने वाला नहीं है। हमारी बड़ी एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल बताऊं, क्योंकि अभी डॉक्टर आसिम बात कर रहे थे तो मैं देख रही थी, क्योंकि देखे हैं कैंसर पेशेंट्स, उनके साथ डील किया है, फैमिली में भी देखा है, शौकत खानम हॉस्पिटल में भी लोगों की ट्रीटमेंट होते हुए देखी है। जो सबसे बड़ा चुपता हुआ सवाल होता है ना, वो लोगों की नज़रें होती हैं। क्योंकि पहली चीज़ जो होती है कीमोथेरेपी में, आपके बाल गिर जाते हैं। वो जो लोगों की नज़रें होती हैं ना, वो अगर ना भी कुछ कह रहे हों, मगर वो जब देखते हैं और वो जो एक दर्द के साथ देखते हैं कि हाय तर्स वाला, कि हाय बेचारे के बाल नहीं रहे, हाय बेचारी के बाल नहीं रहे, स्पेशली एक औरत के लिए। तो मैं लिटरली आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि लोगों पर तरस ना खाया करें, उनका एहसास किया करें। बड़ा बारीक सा फर्क है दोनों बातों में, सही बात, लेकिन तरस ना खाएं। हाँ। उस एहसास के साथ उनको नॉर्मल तरीके से देखें, उनको नॉर्मलाइज्ड रहने दें, क्योंकि दैट इज द वन थिंग जो कि इंसान को फिजिकली भी इमोशनली भी बहुत धक्का लगता है। तो दैट इज समथिंग जो कि बहुत छुपता है, और वो हालांकि लोग अल्फाज में नहीं बयान करते, मगर वो नजरें कह जाती हैं। ये बड़ा अच्छा जी। रूसा, आप भी जरा आज अस्सलाम वालेकुम। रूसा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने तो सारा शो ही मैंने देख के ना अस्सलाम वालेकुम मैंने कर दिया, लेकिन क्या टॉपिक है आपका? एंड व्हाट शौकत खानम सुबह जल्दी उठ कर आना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठ के, लेकिन मेकअप पे ना मेरा टाइम ज्यादा लगा। आप तो बस यूं करी और आप रेडी होकर आप पहुंच गई इधर, तो आपको तो पता है ना ऐसी ब्यूटी कहाँ से है ये नहीं, बट दिस इज ट्रू, यू वर देयर, यू सॉ हाउ क्विकली शी डिड। फिर उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट से मुझे थोड़ा इसने कहा, इनके बाद मैंने कहा देखो वो प्रोजेक्ट जरा छोटा है, वो जरा जल्दी काम हो जाएगा, इधर जरा टाइम लगेगा, तो ये भी है। तो बट एनीवेज, but this is a really nice interesting topic। और लेकिन शो में ये मुकम्मल इन्वॉल्व थी वहाँ टीवी पे, वहाँ पे भी मैं इन्वॉल्व देख रही थी। मेरे को 10 पॉइंट्स आए थे और अपने सारे जख्म पे ना नमक छिड़क के जो है ताज़ा करके फिर मैं आई। पहला पॉइंट बताएं। लेकिन एक तो होता है ना चुपते हुए सवालात, एक तो चुपते हुए सवालात आते हैं, उसके बाद फिर चुपते हुए जवाब भी ना वो खुद ही दे देते हैं। तो ये जो है ना स्पेशली जो हमारा फोन है, जिसमें हमारा अब ये रोजी का हिस्सा बन गया है, हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में कि टू कीप योर सोशल मीडिया अपडेटेड, और उसमें आपने बहुत इंटरैक्टिव रहना है, एंगेज रहना है, रीच है तो फला आधी ज़्यादा कास्टिंग भी वही देखकर हो रही होती है। तो उसमें जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ को लेके, तो वो जब कमेंट करते हैं तो वो, क्योंकि वो तो आपके सगे हैं नहीं और उनका कभी आमना सामना शायद होना भी नहीं है, और उनकी खुद की प्रोफाइल तो प्राइवेट है, हमारी तो प्रोफाइल पब्लिक है। सो दे समहाउ हैव दिस राइट कि किसी के पप्पा का कुछ नहीं जाता, मैं तो बोलूंगी जो बोलना है, मैं तो लिखूंगी जो लिखना है, कुछ भी लिख। तो अभी जैसे इसी मॉर्निंग शो से पहले मुझे रील बनानी थी तो मैं नहीं बना पाई, बट नॉर्मली व्हाट आई एक लास्ट मैंने रील एक मॉर्निंग शो के लिए बनाई, तो उसमें
गाड़ी में थी। अब सुबह उठ के तो देखे ऐसी हूर परी तो मैं नहीं होती, आप लोग होंगे इतने ब्लेस्ड, पर मेरे पे तो खैर टाइम लगता है। तो मैं सुबह उठ के विदाउट मेकअप, मैं खुद ही अपना वो करे। नहीं, ये तो मेरा बचपन से मसला है, ये तो नफ्सियाती मसला है मेरा। इससे पहले कोई कुछ कहे खुद ही बोल के ना साइड पे ना इजी हो जाता है जरा माहौल। बट नहीं, गुब्बारे की हवा निकाल देती है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, व्हेन आई केम, तो मैं गाड़ी में मैंने अपना बगैर मेकअप की थी, तो मैंने अपने 2-4 शॉट्स लिए। मेकअप से पहले, मेकअप टेबल पे बैठने से पहले 1-2 शॉट्स लिए, अब वो मैं बगैर मेकअप थी। उसके बाद फिर मैंने यूं स्वाइप किया और वापस आए तो मेरा मेकअप भी हुआ था, मेरी पलकें भी नकली लगी हुई थी, मेरे लेंसेज के रंग भी नकली लगा हुआ था, बाल भी लग गए थे, सब चीज़। तो वो एक चेंज आया। आई डिड नॉट डिलीट द फर्स्ट शॉट्स जो मेरे मेकअप के बगैर के थे, और मैंने मेकअप के बगैर और मेकअप के साथ के दोनों के एक साथ एक अच्छी सी एक रील बनाई। नीचे जो पड़ी है मुझे कि ये है इसका मुंह, इसका तो ये है, इसका तो वो, इसका तो वो, और नीचे फिर बाकी लोग, खैर कुछ ऐसे जन्नती लोग भी हैं, खुद ही वो मेरे लिए लड़ भी रहे थे कि क्या ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर वो अपना शी इज कीपिंग इट रियल, और अगर वो दिखा रही है कि यस दिस इज दैट लाइफ। एंड ये बहुत से लोगों के लिए एक, क्योंकि मुझे तो वाकई लगता था, मुझे लगता था कि काजोल सुबह ऐसी उठती थी और बाकी सारे भी एक्टर्स ना ऐसे ही उठते थे, और सब ना शाहरुख खान के बाल भी हमेशा ऐसे ही बने रहते थे और सब कुछ, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। यस। एंड उसकी वजह से घर बैठी जो वो रूसा थी, जो एक्टर नहीं थी, जब वो देखती थी ना टीवी पे, और वो देखती थी कि सबके बाल इतने परफेक्ट है, बाउंस कितना आला है, तो आई यूज्ड टू बी कॉन्शियस कि कैसे पॉसिबल है, मतलब मैं तो नहीं कर सकती, सो आई कैन नॉट बी दैट। फिर थैंक्स टू दिस मीडिया ओनली, जब आपको बगैर मेकअप के या आपको वैसे, आपको जरा BTS आपको पता है, तो यू अंडरस्टूड कि ये रियलिटी है नहीं। हाँ। सो आई लाइक शेयरिंग दैट रियलिटी। तो उसमें फिर यही है कि वो उनका खुद का सवाल होता है, फिर उनके खुद के ही चुपते हुए जवाब होते हैं, और आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। आई रियली डोंट केयर मच कि मैं पहले तो मैं देखती भी नहीं थी कमेंट्स वगैरह। मैंने कुछ अपना पोस्ट किया, मेरे लिए होती थी कि पोस्ट इज अ याद, जो मैं पीछे जाके जब देखूं तो आई फील गुड अबाउट इट। तो मैं कमेंट्स देखती नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि आपको रीच भी है, आपको बहुत सारी चीजें आपको देखनी भी है उसमें, अगेन ये जॉब डिस्क्रिप्शन अब हो गई है। एक कैरेक्टर बनाना है, उससे कपड़े डिसाइड करने हैं, एक्टिंग कैसे करनी है, कैसे एक डायलॉग को बोलना है, इसके साथ साथ आपको ये भी एक मेंटेन करना है। क्योंकि आपको पता है, मैं भी पिछले दिनों देख रही थी कि जो आपकी बहुत सारी चीजें जो वायरल होती हैं वो अक्सर कमेंट्स की वजह से वायरल भी होती है। जैसे वो एक कुनाफा चॉकलेट आ गई, ठीक है, तो वो मैं इसको सुन रही थी कि वो बेसिकली जो वायरल वीडियो हुई थी वो एक अपने कमेंट की वजह से वायरल हुई थी। अच्छा। कि वो कमेंट था कि अच्छा जी ये तो उसमें, क्योंकि जो बंदी खा जिसने कहा जिस लुक्स लाइक अ गुआकामोली, तो उन्होंने कहा हाँ तो वो लग रही है, फिर उस पर डिस्कशन शुरू हो गई कि अच्छा कि ऐसी है आप लोग। तो ये जो चीजें वायरल होती है ना, वो अमूमन नेगेटिव कमेंट्स होते हैं जी, नेगेटिव चीजें होती हैं, उनको लेकर उनको फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करके मजीद बढ़ाया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी पॉजिटिव चीज को या पॉजिटिव थॉट को वायरल क्यों नहीं करते? मेरा YouTube चैनल मैंने बनाया है, तो वो जो है 4 साल में जाके शायद अल्लाह अल्लाह करके शायद कोई सिल्वर बटन आ जाएगा उसमें। तो नीचे कमेंट होता है कि आप कंटेंट तो अच्छा बना रही, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड व्हाटएवर आई डिड एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग, ऑल द मिस्टेक्स भी जो मैं कर रही हूँ मैं वो भी शेयर करती हूँ, और जो जो चीजें मैं सीख रही हूँ वो मैं ऑन द वे बताती हूँ। अच्छी बात लगती है कि मतलब मुंह धुला रहा है, पोनी की वे वॉक करी, सब चीजें। हाँ, सब तो वो सब मैं बताती हूँ। तो इसमें कहते हैं कि आपका कंटेंट इतना है तो आपके क्यों सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, और आपके वीडियो इतनी वो क्यों नहीं हो रही। अब उसका बंदा क्या जवाब दे? हाँ, आई कैन नॉट गेट वायरल बिकॉज आई डोंट वांट टू बी वायरल दैट वे ना एनर्जी। आप अपनी वो डांस की कोई वीडियो डाल दे, फौरन आप देखेंगे। हाँ, ये है बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन डांस पे गालियां भी पड़ेंगी। हाँ, दूसरा मैं आपको बताती हूँ, देखिए अब हम तो बचपन से ना बहुत हेल्दी थे, बड़े कॉन्शियस थे अपनी बॉडी, बड़ा हम प्यार करते हैं, हम बड़ा खाया, बड़ा एंजॉय किया अपनी लाइफ को। तो जब हम मोटे थे तो हमें बताया जाता था कि ये तो मोटी है, ये तो वो है, इसको कम हो जाएगी तो ऐसी हो जाएगी, कम हो जाएगी तो ऐसी हो जाएगी। तो हमने तो कभी किसी की सुनी नहीं। हमने जब अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया तो तभी अपनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नाउ अब तो बच्चा भी माशाल्लाह पैदा हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके लिए कुछ और साल जिंदा रह लूं और जरा एक्टिव हो जाऊं उसके लिए। सो आई लॉस्ट माई वेट एंड उसको भी लगे 2.5 साल। 2.5 साल में आई डिड नॉट डू एनी, मैंने कोई पोस्ट नहीं लगाई मैं, क्योंकि और इतना काम भी नहीं करती। इट वाज कोविड से पहले और कोविड के बाद का एक टाइम था एंड स्टफ, तो मैं वैसे ही मैं कम लगाती हूँ स्टफ। और फिर जब मेरी तस्वीरें आई तो उसके बाद नीचे कमेंट्स में और कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट के इसने पेट कटवाया है, इसने तो स्टमक स्टेपल कराया, अरे ये तो डॉक्टर के पास जाके इसने लाइपो कराया। और मैं नीचे पे लिखी, मैंने कहा कौन सा डॉक्टर, मुझे बताओ तो डॉक्टर का नाम क्या, जो तुम्हारे पर्सनली आके तुमने सर्जरी की है, तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। ऐसे लोगों का ना नीचे कहीं से बस एड्रेस मिल जाता है कि आप उनके घर जाके, कभी कभी कुछ लोग वाकई से बात करते थे कि दिल करते जाके उनको कूट के आए। अच्छा मुझे नबिहा जरा
मैं उन लोगों की भी साइकी पूछना चाहूंगी ऑफ कोर्स कि जिसमें हम सब आ जाते हैं कि जो चुपते हुए सवालों से मुतासर होकर ऑफ कोर्स आप ये ना कि हार्ट ब्रेक का शिकार हो जाते हैं, आप एक कांस्टेंट किसी वो कहते हैं ना कि आप एक कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं और आप डर जाते हैं, लोगों को फेस करने से डर जाते हैं। जो लोग ये घटिया सवालात कर रहे होते हैं, जो चुपते हुए सवालात कर रहे होते हैं, उनको क्या तकलीफ होती है? हाँ देखें, एक तो दोबारा गर्म की हुई चाय और बार बार किए हुए समझौते दोनों इंसान के लिए निभाने मुश्किल हो जाते हैं। ये लोग जो है ना, जिन्हें ताना देने की आदत होती है मैं पी ले गरम चाय दोबारा से। हाँ, ये तो ताने देने की आदत होती है ना, गरम चाय दोबारा नहीं गर्म करवानी है वो आपने चाय। इनकी ना गुफ्तगू में बेएहतियाती होती है बेसिकली। असल में जो आपके अल्फाज होते हैं ना, वो आपका तारुफ होते हैं, आपका अक्स होते हैं, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और ना लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंसान की बस इतनी सी ज़िंदगी है कि इब्तदा अज़ान से है और इसका जो आखिर है ना वो नमाज पे है। अगर लोगों को ये समझ आ जाए ना छोटी सी बात, तो आप यकीन करें लोग किसी का ना दिल दुखाएं ना किसी को तकलीफ़ पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़े फरमा रहे हैं कि तबाही और बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जो इंसानों को ताना देते हैं या इज़ा देने वाली बातें करते हैं, जो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाती हैं और हर वक्त उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। अब ये कुरान पाक का तर्जुमा है, बाकायदा तौर पर जो है वो आयत ये बयान हो रही है और अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर हमने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा होता तो यहाँ पर जो 70% लोगों को तानों की सूरत में बातें करते हैं या उनको आदत होती है टीज़ करने की कि दूसरा शख्स जो है वो उनकी बातों से तकलीफ महसूस करे। मैं आपकी इसी बात को आगे से कैरी करूंगी, मुझे छोड़िए, सॉरी जी जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, न्यूज़ ब्रेक है। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। वे चुभते हुए सवाल लोगों के जो हमें इतनी तकलीफ देते हैं कि अभी भी जैसे हम शो के दौरान भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम आपसे बातें करें और हम ट्रिगर हो जाते हैं कि हाँ भी मुझसे भी ऐसा सवाल हुआ था, और वो आपको याद रह जाता है, चाहे वो सालों पुराना हो, महीनों पुराना हो। अच्छा, हर एक की अपनी साइकी होती है जो चुभते हुए सवाल कर रहे होते हैं ना। अगलों को बीट नहीं कर सकते। आप यार मैं इसको गिराऊं कैसे, आपने इसको ऐसी बात कर दी और फिर आप खुश हो गए कि ये मज़ा आ गया ना, सारा दिन अब ये सोचता रहेगा। तो ये लोगों की ये साइकी भी होती है। और ब्रेक पर जाने से पहले नबीहा ऐसे लोगों की साइकी के वाले से बात भी कहते हैं। नबीहा प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। मैं हमेशा से कहती हूँ मदीहा कि किसी की भी तालीम देखनी हो ना तो आप उसकी डिग्री ना चेक करें, आप उससे थोड़ी देर बात करके देख लें, आपको उसके अल्फाज से पता चल जाएगा, अंदाज से पता चल जाएगा बंदा कितना सेंसिबल है, पढ़ा लिखा है। आजकल वो दौर नहीं रह गया कि जिसमें आप जो है वो लोगों को ये जज करें कि ये कितना पढ़ा लिखा है, इसकी डिग्री क्या है। आजकल आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अल्फाज से पता लगा सकते हैं। ख़ानदान का तारुफ होते हैं आपके अल्फाज, आपकी नस्ल का तारुफ होते हैं आपके अल्फाज। तो आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के लिए भी, वो आपके ख़ानदान और आपकी तरबियत को ज़ाहिर करते हैं कि आपकी तरबियत कितनी अच्छे माँ बाप ने की है। और ये तरबियत जो है ना, इसी का फुकदान है पाकिस्तान में। बेसिकली जो हम ये ऐसे जुमलों का तबादला करते हैं ना, अब जिस इंसान में एहसास ही नहीं है वो तो इंसान ही नहीं है। अल्लाह तो उसको इंसान कंसीडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि एहसास के लिए इंसान को बना के भेजा है। तो जब आप में ये एहसास ही ख़त्म हो गया कि आपके जुमले से किसी की दिल आज़ारी हो रही है, आपके किसी के ऐसे सवाल से किसी का दिल दुख रहा है, वो अजियत या तकलीफ़ में मुब्तला हो रहा है और आपको इसका एहसास भी नहीं है, तो आप इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये जहनी तौर पे डिस्टर्ब फैमिलीज़ होती हैं। मैं इनको हमेशा से यही कहती हूँ कि ये लोग जो जुमलों का तबादला जो है वो ख़तरनाक हद तक दूसरों के लिए करते हैं, ताने देते हैं, ना कुरान इसकी इजाज़त देता है ना माशरा इसकी इजाज़त देता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं। इनका बहुत आसान हल है, हल भी बहुत आसान है, वो भी मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम के एंड में। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना आपको जो है वो बताऊंगी कि यहाँ पर सूरत हाल जो है आज, मतलब आपके प्रोग्राम से पहली बार पाकिस्तान में ऐसे लोगों का हल जो है वो जाएगा इंशाल्लाह, ताकि सब लोग जो है ना इनकी ज़ुबान से और इनके एहसास से और इनकी बातों से जो है ना वो महफूज रह सकें। क्योंकि इंसान क्या करता है कि जब कोई भी आपसे कोई ऐसा सवाल करता है ना जो चुभने वाला होता है, दूसरा इंसान परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। और ये एक ख़तरनाक अमल है, क्योंकि बढ़ते बढ़ते अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे इस हवाले से, तो आप बीमार हो जाएंगे। तो आप किसी की बीमारी का बाइस बन रहे हैं, किसी को मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जो है वो घसीट के लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैं कहती हूँ कुछ लोग एतबार के जो है वो काबिल नहीं होते, बल्कि वो एहतियात के लायक होते हैं। उन पर एतबार नहीं किया जाता, उनसे एहतियात की जाती है। तो ये
और वही बात है नबी, फिर उनसे एहतियात ऐसी की जाती है कि जहां से वो आपको मिल रहे थे ना, आप अपना रास्ता जो है मोड़ लेते हैं। और मैं कहती हूँ कि आपके लिए यही बात बहुत आपकी जिंदगी भर आपको दुख देने के लिए काफी है कि आपने किसी को कोई ऐसी बात की और कोई आपकी बात सुन के घर जाके रोया। मतलब मुझ जैसे अफराद जो जिनका दिल से छोटा होता है तो बड़ी जोर से जो है हर किसी की बात कभी दिल पे लगती है। और कभी कभी आप बिला वजह किसी को स्ट्रेस में ले आते हैं। अब कुछ लोग तो इनकी तरह बहुत अच्छे दिल के होते हैं ना, जो बार बार आपकी तारीफें करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी तारीफ करने के साथ फौरन आपसे कहते हैं लेकिन अब ना तुम्हें कुछ करवाने की जरूरत है, अब ना तुम्हें कुछ करवाने की जरूरत। मतलब यार ठीक है ना, एक प्रोसेस है जिंदगी का, मैं हमेशा तो जैसी नहीं रहूंगी। वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं और खवातीन के लिए ज्यादा होती हैं। हमारे बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप किसी को इतना इनसिक्योर कर देते हैं। तो एक खातून जो कि खुद एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे, शायद वो मुझे अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रही थी, तो वो मुझे बार बार कह रही थी कि नहीं आपको कुछ करने की, आप कुछ करवाएं, आप ये करवाएं, मैं ये कर दें, ये कर ले, वो हो जाएगा, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। मैंने कहा जी मैं आई डोंट बिलीव इन दिस। मैंने कहा मेरी अम्मी मेरा रोल मॉडल रही है हमेशा और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी उम्र के हर फेज में अच्छी लगूँ, लेकिन मुझे इस उम्र में 16 साल की नहीं बनना बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। तो आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। मेरे तो चेहरे पे स्टिचेस भी हैं, स्कार्स हैं, आई हैव 28 स्टिचेस ऑन माय फेस, आई एम ओके विद देम। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा आप ये देखें, उन्होंने आईना मेरे सामने कर दिया। उन्होंने कहा अब आप देखिए what is your problem, what are your problems in your face। तो मैंने यूं आगे रख दिया। हाँ, तो मैंने यूं देखकर कहा, मैंने कहा nothing। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि either you are very vain or you are in denial। लो जी। फिर उन्होंने मुझे वो चीजें दिखाई। मतलब आपने अगले का अब बैठने का ये कस्टमर हाथ से ना निकले, मेरे लाभों के चेक निकल रहे हैं, ये तो कैसे नहीं पता। चीजें मुझे दिखाई है मेरे चेहरे में जिनके बारे में मैं कॉन्शियस ही नहीं थी। उन्होंने मुझे कॉन्शियस कर दिया कि ये देखो, यहाँ से देखो, ये लेबियल लाइन, फलाना लाइन, ये लाइन, वो लाइन। बायोलॉजी में कभी पढ़ी होंगी ये चीजें, उसके बाद तो कभी इस्तेमाल ही नहीं की। और मैं उन्हें कह रही हूँ बट आई एम ओके विद इट। अच्छा उन्होंने कहा ये गारंटी ले लो, ये गारंटी ले लो। ये मैंने कहा देखिए जो लोग करते हैं ना, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, वो करना चाहे वो करें, मुझे नहीं करना। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आई गारंटी यू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा जी मुझे एक गारंटी दे दें, अगर आप वो दे देंगी मैं करवा लूँगी। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कैन यू डू बेटर देन गॉड। ये गारंटी देंगी आप मुझे? उन्होंने कहा यू आर नॉट रेडी फॉर इट। आंटी भाग गई। उन्होंने कहा ये लॉन्च ने कहा मिशन इम्पॉसिबल, छोड़ दो इसको, जाने दो। मगर मैंने बाद में सोचा कि चले मैं तो जैसे आपसे मैंने कहा मैं तो बहुत ढीठ हूँ, तो मैं तो बच के निकल आई। लेकिन कितने लोग हैं मुझसे उम्र में, कई बहुत कम उम्र की लड़कियां मैं आजकल देख रही हूँ, इस प्रेशर में जी कि हमें खूबसूरत दिखना है, हमें यंग दिखना है, हमारी स्किन खिंची हुई हो, हमारी फिलर्स हो, आहिस्ता आहिस्ता लोग प्लास्टिक की गुड़ियां बनती जा रही हैं। जी आप देखिए, ये तो चले शोबिस की बात करें ना, हम शोबिस से बाहर निकल के दिखा रही हूँ। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि हम शोबिस में चले, आपने आपको एक कैमरा है। मैंने वैसे नॉर्मल लाइफ में इतने लोगों को देखा है वो मुसलसल कांस्टेंट एक एफर्ट में है कि अब ये करा ले वो करा ले। मुझे भी एक हमारी एक अच्छी मारूफ डॉक्टर है, वो मुझे मिली और उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे मिली और उन्होंने मुझे मेरे मुंह पे 3 बता दिए कि ये ना, और ये बात बता रही एयरपोर्ट पे उन्होंने ट्रैवल करना छोड़ दे। हाँ, उन्होंने मुझे ना वहां पे मिल गई। अब वो उनका काम भी था, तो उन्होंने याद से बात होगी 5 साल पहले की, 5-6 साल पहले की बात। अभी 18 साल की, तो तब कितनी साल की होगी। उन्होंने मुझे 3 सर्जरीज बताई कि तुम ऐसा करो, अपने होठों को थोड़ा सा यहाँ यूं करा लो, अपने नाक को यूं करा लो। मैंने कहा है मैं तो बचपन से सुनती आ रही थी, मेरी नाक अच्छी खड़ी नाक है। उन्होंने नाक में से भी नक्स निकाल के और फिर उन्होंने मुझे एक और बताई यहाँ से कि इधर से कुछ फैट रिमूव करा लो। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं, मैंने कहा कराऊंगी आगे जाके ना कोई। उन्होंने मुझे बताया नहीं ये है मसला। अच्छा उस वक्त तो मैंने कहा मैंने कहा देखिए खुद अपने मुँह पे इतना कुछ कराया हुआ, देखिए मुझे कह रही। लेकिन जब मैं घर में ना फिर मैं यही नोट करती, मैंने कहा यार ये अच्छा नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, आप कितने भी स्ट्रांग हो, आप उस वक्त कितनी भी जवाब दे दें, आप खुद अपने अंदर कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन इंसान है ना, हम हमारे अंदर वो सब्र और वो पेशेंस और वो अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं है। हम कितने पढ़े लिखे हो, कितने सिक्योर हो अपनी लाइफ में, बट ये चीजें कहीं ना कहीं जरूर जो है वो खटकती हैं। और कोई आपको पॉइंटेडली जब कहता है ना, कहता है तो आप
अंधे तो नहीं हो सकते ना फिर उसके बाद। अब देखिए मैं तो बिकॉज मेरा वेट ज्यादा था तो मेरी तो स्किन हमेशा खिंची रही ना, मतलब मेरी तो हमेशा स्किन खिंची रही क्योंकि वो भरी रही माशाल्लाह, कभी कोई रिंकल कुछ नहीं। बट व्हेन आई लॉस्ट वेट तो मेरी स्किन भी, एंड नॉट जस्ट लूजिंग वेट, आई एम लूजिंग माई एज ऑल्सो, मतलब मेरी एज भी अब बढ़ रही है एंड आई नो दैट। तो जब मैंने वेट लूज़ किया तो उसके बाद आई वेंट टू वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जो सैलून के ओनर भी एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा कि अभी क्या, मैंने कहा मुझे ज़रा मेकअप की चीज़ें बता दो बिकॉज रियली मुझे ना अपना अब ये चेहरा समझ नहीं था कि मैं इस पे भी किस तरह से कॉन्टोर करूं। पहले तो मुझे पता था कि उस फेस पे कैसे कॉन्टोर करना, और वो बड़ा था एंड ऑल दैट। तो उसने कहा तुम सब कॉन्टोर छोड़ो, फला डॉक्टर के पास जाओ जो सबसे मशहूर हैं, और उन्होंने कहा कि यहाँ से ये करा लो, वहाँ से वो करा लो, वहाँ से ये करा लो, वहाँ से वो करा लो, गर्दन दबा दो, नाक दबा दो, सब कुछ कर दो, और तुम जो है ना वो उसके बाद तुम परफेक्ट हो जाओगी, और छोटे कपड़े पहन लो, बाकी ना सब सेट है। हाँ, क्योंकि नाउ यू कैन शो योर बॉडी। मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो फिर उसके मेरा वाकई वहाँ जाना भी कम हुआ। मैंने कहा एक तो उसने कॉन्शियस भी नहीं किया, उसने मुझे बहुत अनकंफर्टेबल किया, मतलब मैं कॉन्शियस फिर भी नहीं हुई। मैंने घर जाके ये नहीं देखा कि क्या लटक रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट इट जस्ट डिडंट, मतलब इट वाज नॉट अ पॉजिटिव प्लेस टू बी एंड नहीं जरूर। ऑल्सो रूसा बड़े लोग फिर भी जरा वाइटनिंग इंजेक्शन तुमने ट्राई किया करके तो देखो। ये आप मुझे तो फ्री में, आपको पता है हम एक्टर्स के लिए तो हर चीज बड़ा काफी बेटर है उसमें। मुझे भी किसी ने कमेंट किया आपको कौन देगा, आपको कौन, ये कौन लोग मिल रहे हैं यार, अगले ड्रामे में भूत बनकर आओगे। आपको जरूरत नहीं है ना, एक्चुअली उन्होंने रिकमेंड किए थे। नहीं तो अब मुझे कोई कहता है कि मुझे कहता है कि नहीं तुम व्हाई नॉट तुम ये ग्लूटाथायोन वगैरह, मैंने कहा कि हाँ लेकिन मैंने सुना एक दफा लगाएंगे तो फिर आप पूरी जिंदगी लगाते रहेंगे, यू गेट एडिक्टेड टू इट। मैंने कहा जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे ना तब आई विल डू इट। मैंने कहा अभी तो मैं ना थोड़ी सी एक शेड वाइट बेस लगा के कैरेक्टर के लिए मेरा चल जाता है। जब से मैं यूट्यूब कर रही हूँ, यूट्यूब में मुझे किसी कैरेक्टर के लिए गोरा नहीं होना, मुझे किसी गोरी के साथ अपना रंग मजीद दबाना या उठाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। सो आई लव्ड एम्ब्रेसिंग माई कलर। मैं बगैर मेकअप के भी आई, मेरा बर्थ मार्क है, मैंने वो भी दिखाया। मेरे लिए वो मेरा यूट्यूब चैनल वाज फ्रीडम। मतलब मैं हर बात बोल सकती हूँ, मैं गलत उर्दू भी बोल सकती हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी मैं क्योंकि मैं आप बहुत अच्छा बोलती है ना, मैं इसलिए मैंने कहा था इस तरह बैठूंगी। मैंने कहा इधर से ना वो मैं टेंशन में रहूंगी क्योंकि इतनी अच्छी बात, इतनी you've got a beautiful way of communicating and speaking। तो मैं वहाँ वाकई there is this freedom as well, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब जाके 2 साल या कितने हुए हैं, बट अब जाके आई एम रूसा सिद्दीकी के चैनल पे आई हैव नाउ कमेंटर्स हु आर एक्चुअली लॉयल, जेन्युइन, और वो मुझे समझ रहे हैं। मतलब आज तक इंस्टाग्राम पे नहीं उस तरह समझ पाया बिकॉज आप कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, यू हैव टू कीप मेंटेन एन इमेज, बट ऑन यूट्यूब इट वाज अ डिफरेंट गेम। सो आई एम वेरी हैप्पी। इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ क्योंकि कम्प्लेक्शन का कॉम्प्लेक्स है और वो कहा जाता है, मैंने ऐसे भी चुपता हुआ सवाल जो मैंने देखा कि अगर माँ बाप गोरे हैं या माँ स्पेशली अगर गोरी है तो बेटी से कहा जाएगा बेटी का रंग जरा मध्यम है, पप्पा पे चले गई है, हाय तुम्हारी बेटी नहीं लगती। भाई ये माँ के लिए कितना तकलीफ दे, और बच्ची बिला वजह माँ से मुतनफर हो जाती है कि व्हाई इज माय मदर प्रिटी एंड आई एम नॉट। लेकिन मेरे साथ क्या होता है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी रिसेंटली भी हुआ है कि आपको हम डार्क टोन कर देते हैं, क्यों नहीं, वो बाकी सारों की लाइट मैच करनी पड़ती है। अरे भाई अच्छा नहीं, बट देन दैट्स अ टेक्निकल थिंग। मैंने किसी को ये कहा एक दफा, क्योंकि जब पहली बार मेरे साथ मैं शुरू में काम किया तो देखो पूरा डार्कर बेस। अच्छा मुझे मेरा अजीब लगता था बिकॉज हाथ कुछ है, गर्दन कुछ है, बाजू कुछ है, शक्ल कुछ हो रही है, फिर सब हर जगह लगाओ। तो मुझे कहा कि नहीं फिर बाकी लोगों की लाइट नहीं मैच होती। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, ये सारा जो टेक्निकल चीज़ है ना ये हॉलीवुड में शुरू हुई थी, तो वहाँ तो एक ही फ्रेम में एक अफ्रीकन अमेरिकन भी होता है, एक हिस्पैनिक भी होता है, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी से कॉकेशियन भी होता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? आप अपना काम करें। अब क्या होता है, ये तो कोई नहीं कहता कि आप डार्क वो करें, मगर जब अगली को चिट्टा कर देते हैं, रेंडरिंग होती है, तो जिसका थोड़ा सा डार्कर कम्प्लेक्शन है उसको तो आपने वो फिल्टर के साथ रेंडर कर दिया, तो जिसको नहीं जरूरत थी वो तो चौकी होके ब्लास्ट हो रहा है। इतनी मेहनत भी नहीं करनी कि आप अलग अलग उनके शॉट्स को रेंडर कर लें। आपने एक ही फिल्टर लगाया और कर दिया, और मतलब ये नहीं सोचा
कि ये बेचारा जो है ये फिर क्या लग रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोट की, ये जो फिल्टर्स वाला जो मेकअप वाला से इस्तेमाल होता है, ये भी हाँ ब्यूटी के ना एक बड़े दूसरे स्टैंडर्ड जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये भी एक बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि हम आप टेलीविजन पे जो भी चीजें देखते हैं, मैं अक्सर सैलून्स का देखती हूँ, मैं कहती हूँ क्या फायदा, इतने हजारों और लाखों, अब तो लाखों में मेकअप चला गया है, अगर बाद में आपने इसको फिल्टर ही मार देना है। आसमा हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे आपके मेहमान हैं और मैं इन जो आपके मेहमान हैं उनकी बहुत मदद भी हूँ। तो आप यकीन करेंगे जो आप किसी के चुपते हुए सवाल आपकी जिंदगी को इतना आपको डिस्टर्ब करते हैं कि वो अगर आप जितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आपको वो चीजें बार बार शीशा देखने में मजबूर करती हैं। इतने हम प्लास्टिक जैसी शक्लों के लोगों हैं, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रही हो, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, कुछ कर लो। तो कितनी चीजें जिनसे हम गुजर रहे होते हैं। और बहुत अच्छा आपका ये मैसेज सबके साथ जा रहा है कि हमें ये बात कभी आज तक किसी ने नहीं की होगी टीवी पे, कि लोगों के जो चुपते हुए सवाल हैं वो लोगों की जिंदगी में कितना ज्यादा उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, कितना कॉन्शियस कर देते हैं। और आप ये देखें ना, ये उरूसा कितनी अच्छी है, और इसकी अदाकारी को आप देखें ना, इसके वजन को, इसके रंग को तो ना देखें, अब तो हिना है वो कितनी जबरदस्त है और कहाँ तक यहाँ तक आई है अभी तक। आप उनके काम को देखें, उनके कॉम्प्लेक्शन, उनकी हाइट, उनके बालों को मत देखें। अब आप देखें हर बंदी मट्टी की मूर्त बनी हुई घूम रही है, प्लास्टिक की गुड़िया, होठों को चौड़ा कर लिया, आंखों को कर लिया, एक्सटेंशंस लगा लिया। आप ये देखें कितना आप सचमुच अच्छे तो नहीं लग रहे होते ना। आपकी भी पर्सनैलिटी बनाई और कितना की अच्छी हिना ने ये बात की है कि आप अल्लाह से ज्यादा अगर खूबसूरत बना दें तो मैं आपको ये काम करवा लूं भाई। और दूसरी बात है रंग वगैरह भी सब हमारा नाइस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मदीहा कि आप इतनी अच्छी तरह से कंडक्ट कर रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आसफा जी। सलाम टू एवरीवन। थैंक यू। मुझे हमेशा ना जब भी हम शो करती थी, मेरी टीम को जानती है, तो मुझे ना एक एलर्जी है जब हम गोरे रंग की स्पेशली बात करते हैं। माय फैमिली, माय फादर इज टैन और मेरे ददिहाल में दे आर टैन, बट दे आर ब्यूटीफुल फीचर्स। सो ठीक है, कलर भी जैसे अगर मैं लंबी हूँ तो कोई बंदा छोटा है तो इट्स ओके। हमने इतना हवा बना दी हुई, क्योंकि हम इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। दुनिया जहान अब सामने होने का सोच रही है, हम अभी भी जो वो 4 क्रीमों का मिक्सचर लगा के चट्टा होने के पीछे भाग रहे हैं। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का हम कुछ भी नहीं कर सकते। उल्टा मैंने देखा जो कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं ना, वो अगले को भी गिराने के लिए इसको कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश करते हैं। और हमने स्टैंडर्ड्स हर जगह खुद ही बना लिए, खुद ही ये हमारे कामयाबी के मयार बना लिए। मर्दों के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल, और मैं पेनफुल कह रही हूँ, सवाल उनके काम के, उनकी सैलरीज, उनके लाइफस्टाइल के बारे में होता है। भाई आजकल स्पेशली आज की दुनिया में देयर इज अ क्रंच इन द जॉब मार्केट, ठीक है। इवन लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए हैं जिन्होंने खुद शुरू किए हैं। बजाय इसके कि आप किसी को इनकरेज करें या उसको मोटिवेट करें या उसको एक भरोसा दें कि भाई ठीक है आज नहीं तो कल चीज़ें बेहतर होंगी, उल्टा यही सवाल होता है कि अच्छा बिजनेस कैसा चल रहा है, चल नहीं रहा, क्या हुआ, बंद कर दिया। भाई Why? हिना जी, और इसके साथ साथ जिसने सवाल भी लिखा मैंने कि तुम्हारी बीवी काम करती है तो घर कौन संभालता है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, ऐसा लग रहा था कि मियाँ की गैरत को जगा रहे हैं। तुम्हारी बीवी काम करती है, घर कौन संभालता है, बाहर वो कहाँ जॉब करने जाती है, आती जाती वो कैसी है। तो ये बंदों को भी, जैसे हम खवातीन को बड़े सवाल से गुजरना पड़ता है, बंदों को कैसे सवाल करते हैं। हाँ नहीं, देखो मेरा एक दोस्त है जिसके थोड़े सर पे बाल कम है। अभी आपने बात की तो मुझे वो याद आ गया। एस्पेक्ट भूल ही गए। आप बड़ा मासूम सा लड़का है, बिजनेसमैन है, लेकिन आप उसको ये सवाल दावतों में सुनना पड़ता है, यार तेरे पास इतना पैसा है, तू बाल क्यों नहीं लगवाता। अब उसको एस्थेटिकली अपने आप को फील कराना ही नहीं है कि मैं खूबसूरत हूँ। उसके बाद दुनिया का हर चीज है, फैमिली है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उसको ये बात क्यों कहता है मुझे समझ नहीं आता। मेरे बाल नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद उसकी मुझे परसों या कुछ दिन पहले कॉल है, कहता है यार मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। जिस बंदे का सेंस ही नहीं था आज से 1 साल पहले कि मैंने बाल लगवाने हैं, वो मुझे कह रहा है कोई अच्छा डॉक्टर बता, मैंने ट्रांसप्लांट कराना है। मैंने कहा भाई तुम्हें तो फिर, कह रहा है यार बड़ा जलील करते हैं लोग, यकीन करो। आप कभी कभी उन सवालों से और उन चीजों से थक भी जाते हैं। एग्जैक्टली, आप लिटरली थक जाते हैं। वो कितना बोले कि मुझे जरूरत नहीं है। आई होप ऐसा ना हो उनके साथ, लेकिन ये भी होगा कि जब वो करवा लेंगे तो यार तुम पहले ज्यादा अच्छे थे, अब नहीं ट्रांसप्लांट वो भी नहीं भूलने देंगे। और ये बात मेरा वेट ज्यादा तो कह रहे थे कि तुम कम हो जाओ, अब कम हो गए तो यार तुम ना उस वक्त ज्यादा फ्रेश थी और तुम वो तब थी। मैंने आपके लिए तो कराया नहीं, बिल्कुल मैं अपने बच्चे के लिए मैंने क्या, आई फील मच स्ट्रॉन्गर। वो मुझे पता है जिस दिन उरूसा बाल लगवा के आना है ना, अगले दिन दोस्तों ने बोला तू नेचुरली अच्छा लगता था।
हाँ। और वो बंदा बोलेगा मैं क्या करूं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे आप बाल लगवाएं, चाहे आप बोटॉक्स कराएं, चाहे आप कुछ भी कराएं, उन्होंने अपने बैक ऑफ द माइंड वो गंदा क्वेश्चन करना है जो उनकी अपनी प्रोजेक्शन से निकल रहा है, जो उनके दिमाग की मशीन में चल रहा है, वो अपने लिए चलता है। वो प्रोजेक्शन होती है, वो उनके लिए अपने लिए चल रहा होता है, उनके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो वो किसी के ऊपर भी यूं करके कचरा डाल देते हैं। हाँ। अब उसमें डिफेंसिव बनने की कभी जरूरत नहीं होती, डिफेंसिव भी ना करें और ऑफेंसिव भी ना हो। आपने उनको बड़े मजे से जवाब देना पड़ता है। ये जवाब मुझे जवाब नहीं आता, अगले लोग फ्रीज हो जाते हैं। एक कॉलर जल्दी से उनका सवाल ले लेती हूँ। सारा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी। बहुत अच्छा आपका शो जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी थोड़ा सा ऐड ऑन करना था आपके शो में कि कुछ वाकई ऐसे वाकयात, ऐसे जुमले लोग बोलते हैं कि जो कि हमारी शख्सियत पे, हमारे जहन पे इतने हावी हो जाते हैं कि बरसों गुजरने के बाद भी ना हम उन्हें भुला नहीं पाते। ऐसे ही एक जुमला मेरे साथ भी किसी ने बोला था। मेरे हस्बैंड के थोड़े से फाइनेंशियल इशूज थे और हम लोग थोड़ा सा उन दिनों फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस का शिकार हो गए। तो मैंने अपनी, हमारी एक बड़ी रिश्तेदार है, उनसे मैंने दरख्वास्त की, उसमें कहा कि आप थोड़ा सा दुआ कर दीजिए कि हमारे ये इशूज सॉल्व हो जाए। तो उन्होंने इतना तंग जुमला बोला जो मैं आज तक नहीं भुला पाई। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी पकड़ हो रही है। लिटरली मैं कांप गई और मैं उनके जाने के बाद में बहुत रोई और मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला अगर मेरी पकड़ हो रही है तो अब ये लोग मुझे बताएंगे। अल्लाहू अकबर। ये एक तो लोगों के पास सर्टिफिकेट। मुझे ब्रेक लेनी है, आपसे ब्रेक में बात करते रहेंगे, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि भाई सवालात तो बहुत से ऐसे चुपते हुए हैं कि अगर मैं आप लोगों की कॉल्स भी लेना शुरू कर दूं तो मेरा पूरा जो आज का शो है, पूरा आज का जो दिन है ना, उसी सवालात में लग जाएगा। लेकिन आज के जो शो से हमने वो कहते हैं ना उठना, इसमें मेरी भी लर्निंग आपके साथ साथ ही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग पूछ लेते हैं ना, हम एक तरह से शौक में चले जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ ऐसी जो हम किसी से पूछ नहीं सकते और जो लोग हमसे पूछ लेते हैं ना, तो हम मुझे यार ये कैसे पूछ सकते हैं, ये क्यों पूछेंगे, तो हम उसी शौक में चले जाते हैं। जवाब तो फिर 2 दिन बाद याद आता है कि मैं इनको ये जवाब दे सकती थी। जवाब लेट क्यों आता है? घर जाके याद आता है कि जो मुक्का आपको याद है फिर अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। और आप ये बात कर रहे थे कि कैसे डील करना चाहिए। हाँ देखिए, जवाब इसलिए देर से आता है क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आपको कोई यहाँ पे इस तरह से बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, आपका अपना या जो ऑफ गार्ड। हाँ, 1 मिनट के लिए आप स्टंट हो जाते हैं कि ये हुआ क्या है। ठीक। फिर दूसरा ये कि अगर थोड़ा सा अदब आप में है, अल्लाह ने हमारी फैमिलीज में तमीज हमें सिखाई है बचपन से कि बड़ों की इज्जत करो, बदतमीजी ना करो, तो वो भी हमें रोकता है। अगर हम में बेशर्मी क्या वो लेवल आ जाए जो सामने वाले में, तो फिर हम टिक फॉर टैट कर सकते हैं। तो 2 बातें, इससे कोई बुराई नहीं है रूसा। अच्छे लोगों को ऐसे जवाब देर से आते हैं, वो घर आके ही आते हैं, वो कहते हैं ये कह देता मैं, ये था वो था, फूल लगा के मैं अभी बोल दूं, लेकिन नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाके हम बात करें, ये लोग होते कौन है, यहाँ से आए ना कि ये अगर गिनती के जो 4% लोग हैं जो यूं करके देख के झांक रहे होते हैं और आपके कंफर्ट लेवल में घुसते हैं। 4 बढ़ा ले, 40 एक कमरे बैठे में 10 लोग हैं, उनमें से 7 तो यही 7 कर दो बस। सही, आज डेटा चेंज, डेटा अपग्रेड कर दिया जाए। अब ये सवाल आपका यहाँ मैंने देखा, ये जिस तरह भी कहा लड़कों का, एक तो गंजे वाला, दूसरा ये सवाल है किराए का मकान, अपना घर कब लोगे। ये 4 लड़कों में बैठ के अगर एक शख्स किसी लड़की को बोलेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। हालांकि वो किराए का मकान अफोर्ड भी कर सकता है, अपना भी ले सकता है, क्या पता उसे बैंक में कुछ सिस्टम बनाया हुआ हो, लेकिन ये सवाल लड़कों को चुभता है और दुख होता है। दूसरा ये आपने रखा हुआ है कि तुम्हारी बीवी काम करती है, घर कौन संभालता है, ये बहुत चुभता है। देखो लड़कों के इमोशंस है वो नजर नहीं आते, वो दुख में नजर नहीं आते, वो अपने आप को हीरो बना के रखते हैं, लेकिन दिल में लगती है। हाँ। और ऐसी लगती है, मेरे साथ क्योंकि हुआ है तो मैं बता रहा हूँ कि जब हमने फैमिली को लेट प्लान किया, हुई जो भी है, तो पहला सवाल ये था, हाँ वाइफ जॉब जो करती है पाकिस्तान में होती कहाँ है, तो जाहिर सी बात है तुम लोग तो बिजी हो, तुम कितना कमा लेती है तुम्हारी बीवी। तो मैं एक टाइम पे यूं आखिरी में मैंने मुक्का बनाना शुरू कर दिया था, तो मैं ये कहता था कि वो अपना कमाती है और अपना उड़ाती है। ठीक है ना, मैं मुझ जैसा आदमी रिएक्शन पे आ गया था, इतने सवालात होते तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। फिर मैंने एक बार वाइफ को घर आके बोला कि अब हमें फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए, बहुत लोग हमें तंग करने लगे। तो ये चीजें लड़कों को लगती हैं दिल पे, और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे सवालात कर रहे होते हैं पहले अपने गिरबान में तो झांकें उनके अपने हालात क्या है। तो उनके अपने हालात ऐसे होते हैं कि 4 जगह उन्होंने उधार देना होता है,
ठीक है ना, 5 बजे की कॉल नहीं उठा रहे होते। जब उनके अंदर ये गंदगी यहाँ पे पैदा हो जाती है, यहाँ पे वो खन्नास भर जाता है, तो फिर ये मुंह की एक नाली है जहाँ से वो लीक आउट होती है। एक्चुअली पता है कई बार वो एक तरह से आप कह लें उनका अपना गिल्ट भी होता है। अब मुझे पता है कि जिस तरह अभी जो बात हम कर रहे थे कि जी ये करवा लें तो वो करवा लें, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला को पता नहीं था वो क्या बना रहे हैं, उनको पता ही था ना। लेकिन कई दफ़ा क्योंकि आपने खुद करवाया हुआ होता है तो आप चाहते कि हर कोई कर ले ताकि मुझे कोई ना देखे कि मैंने करवाया हुआ है, ये वाली चीज़ भी होती है। लेकिन आई थिंक आई लर्नड इन लाइफ कि आप यही वाली बात कि अगर थोड़ी सी तहजीब आप में हुए तो आप फौरन से मुंह फाड़ के जवाब नहीं दे पाते। मगर आई थिंक कि रिएक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिस्पॉन्ड करने में थोड़े चंद लम्हे ले लें, अपने जहन में उस बात को प्रोसेस कर लें, और वो कहते हैं ना जरा ठंडा करके फिर खाएं। लेकिन कभी कभी एक तमीज़ के दायरे में रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहे होते, आप शायद उस वक्त उन सब, और मैं इसी बात करी हूँ कि हम लोग को अगर अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ बात कर सकते हैं तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए भी बोल रहे होते हैं। बेशक। तो जैसे मुझे एक दफ़ा खातून ने, चोट लगी हुई थी मुझे नमाज पढ़ते हुए मैं अपने पैर सीधी तरफ नहीं रख पा रही थी, आई हैड अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझे देख लिया, तो वो नमाज के दौरान मुझे यूं कर रही थी। अब मैं बैठी हूँ, मैं क्या जवाब दूँ? सलाम फेरने के बाद मैंने उनसे कहा मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, आपने पैर देखे कैसे रखे में। तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा मुझे गुस्सा तो फौरन आया, मैंने करके मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी आपको अल्लाह मियां ने कब बताया? तो यूं हो गई एकदम। मैंने कहा ये तो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं ना कि मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, और ये मेरा और उनका मामला है। लेकिन आप जो मुझे यूं ठुंगे मार रही थी, तो आपने तो अपनी भी नमाज खराब कर दी और मेरी भी। सो थोड़ा सा मैं कह रही हूँ कि एक सांस लेकर बात को क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके अंदर भी फेस्टिव नहीं करती और वो दूसरे को भी जरा सा समझा देती है। लेकिन जाहिर है हर वक्त इतने तहम्मुल से बात करना मुश्किल हो जाता है। देयर इज दिस वन टेक्निक जो मैं अब जाके आफ्टर इतने साल, मेरी तो सांस वाली तीन सवाल जो 3 सफेद बालों के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि कर सकते हैं, और ये बड़ा पावरफुल एट टाइम्स अगर वो लग जाए ना, जिसको कहते हैं ना बुल्स आए, इसके आपसे कोई उस तरह की बात करे, और कभी कभी आपके घर में भी, आपके रिश्तेदारों में भी, आपके ससुराल में भी कभी ना कभी कोई इस तरह से आपको ज़रूर कुछ बोलता है जो बड़ा चुभता हुआ होता है, और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स ना सिर्फ खामोशी एंड जस्ट लुक एट दैट पर्सन एंड नॉट इवन से सिंगल वर्ड। और वो जो आई कांटेक्ट आप उस वक्त बनाते हैं ना डॉक्टर जाद, मतलब अगला ना वो करके बस वो उधर ही खत्म हो जाता है, और वो दोबारा कभी पूछता नहीं है वो सवाल। लेकिन ना ये टाइमिंग आउट हो जाती है कभी कभी लेकिन जब लगती है ना टाइमिंग तो ऐसी सॉलिड लगती है ना कि कभी कभी खामोशी, that one look, one stare, वो उस वक्त कोई भी शायद चीखता हुआ जवाब भी वो ना हो, इधर मैं तो या तो बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी, या तो फिर मैं इतना चीखूंगी कि मैं उल्टी मैं ही गलत लगूंगी कि हाँ मैं ही गलत हूँ। बट ये सब्र और ये ठहराव जो है वो मुझ जैसा हाइपर बंदा तो शायद नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभी घूरी बहुत अच्छी थी। मैं अल्लाह ने आंखें क्यों दी है? इतनी प्यारी कि रूसा की घूरी भाई वाकई होती है। अच्छा ये मुझे वैसे बात समझ में नहीं आती, लोग जब मुझे कहते हैं ना एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो मैंने कहा नहीं अंदर दिमाग है, फंस जाती है वो जो दिमाग के अंदर कुमन नहीं वो जो कुमन कह रही है ना, नहीं वो प्रोसेस मैंने आपसे कहा ना रिस्पॉन्ड करने का टाइम है वो। एक कान से सुना, वो प्रोसेस होता हुआ गया, फिर उसके बाद निकलता है, फिर वो बाज़गश बन के वापस आता है। वो लेकिन कुछ तीर ऐसा आता है कि अंदर ही खुब जाता है वो फिर अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसको टकने ना दें और दूसरे कान से निकाल दो, एक ये एटम बम से कम नहीं है। जब आप ये प्रोसेस किसी की सुन के अमल करते हैं ना, तो ये प्रैक्टिकली एक लाइन के अलावा कुछ नहीं है इसकी अहमियत की। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, बीच में करना सीख लेना जी तो ये वाकई होता है कि आप सुनते हैं, प्रोसेस का मतलब है रिस्पॉन्ड, है ना, प्रोसेस का मतलब है जवाब। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इग्नोर करो। नबिया कैसे करें प्रोसेस, कैसे करें इग्नोर, ये बताएं जरा, आप कैसे क्या सजेस्ट करेंगी? जी, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। तो खामोशी जो है वो इसका जवाब नहीं। क्या बात है खामोशी इसका जवाब नहीं। बोलना सबको आता है, कोई दिमाग से बोलता है, कोई इखलाक से बोलता है और कोई ज़ुबान से बोलता है।
ये डिपेंड करता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसका म्यार क्या है और उसके बोलने में ताकत कितनी है और उसके अल्फाज क्या हैं। ज़िंदगी में अगर आपने किसी का दिल जीतना है तो अल्फाज से जीतना है। ज़िंदगी में अगर आपने किसी का दिल दुखाना है तो अल्फाज से जो है वो दुखाना है। एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे स्टोरी सुनाती हूँ। एक देहाती लड़का जो है फ़ुटबॉल का मैच देख रहा था, तो उसने जो है वो साथ खड़े हुए एक बुज़ुर्ग से पूछा कि ये सब लोग जो है वो इस फ़ुटबॉल को क्यों लाते मार रहे हैं, और ये फ़ुटबॉल जो है वो कभी किसी की जो है वो पाँव के आगे चली जाती है रुड़क के, कभी कहीं चली जाती है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये जो बॉल है ना, ये अंदर से खाली है, और आज मैं आपको बताऊं, ये जो बातें करते हैं ना, इनके दिमाग भी अंदर से खाली हैं। ये सी बॉल की मानिंद है जिसको जो है वो फुटबॉल की तरह कभी किक लगा के इधर और कभी किक लगा के उधर, इनकी भी ज़िंदगियां ऐसी ही होती हैं कि ये कभी रुड़क के इधर और कभी इधर। इनकी सिचुएशन जो है ना वो खाली बॉल से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती कि जो लोग दूसरों पर बातें करते हैं। तो इनकी बातों को इग्नोर करने से भी बेहतर है कि इनको 3 दफ़ा रिएक्ट आपने नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। मैं हमेशा कहती हूँ रिस्पॉन्ड क्या करना है कि आपने इनकी बात को सुनी अनसुनी करने के लिए इनको एक जुमला बोलना है कि आपने क्या कहा। सेकेंडली, जब वो आपको ये दोहराए कि उसने क्या कहा, तो आपने कहना सॉरी मैं समझी नहीं आपने क्या कहा। तीसरी बार, मुझे समझ ही नहीं आई कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने इसको, इन जुमलों को किसी भी ऐसे शख्स के सामने बोला, ये साइकोलॉजिकल मैं आपको थ्रिल दे रही हूँ कि जिसमें आप ये तीनों जुमले अगर इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा सामने वाला ये भूल ही जाएगा कि उसने आपसे कहना क्या था। उसकी जो है वो सिचुएशन ही अलग हो जाएगी। ये चंद सेकंड्स हैं, इट्स डिपेंड ऑन 15 to 20 सेकंड्स कि जिसमें आपने ये 3 क्वेश्चन साइकोलॉजिकली दूसरे को डैमेज करने के लिए बोलने हैं कि सॉरी मैं समझी नहीं आपने क्या कहा, या मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपने क्या कहा मुझे समझ नहीं आई। वो 2 दफ़ा, अगर तीसरी दफ़ा भी अगर वो दोहराए तो समझ लें कि दिमाग अंदर से बिल्कुल ही खाली है और आपको अपनी जगह जो है वो तब्दील करनी है। तो इसके अलावा जो है वो इसका कोई और हल नहीं है। ऐसे लोगों से इज्तनाब करें जिनकी ज़ुबान बोलती है, बात उनसे करें जिनके दिमाग और जिनके इखलाक बोलते हैं। मैं समझती हूँ कि फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बात बिल्कुल सही कि भी वाकई। अच्छा, मुझे भी ना एक सर्टेन एज के बाद आपको होता है यार हुजूम नहीं पास इकट्ठा करना। फिर जो लोग ऐसे चुपते हुए सवाल भी कर रहे थे तो आप कहते यार इनको बस कटाना शुरू करना है। आपने वैसे फिर तो मुझे ग्लूटाथायोन वाली बात भी अभी तक मैं उनको देख रही हूँ, मुझे याद आया इनको ग्लूटाथायोन लगने थे रंग गोरा करने के। मुझे उस डॉक्टर का नाम बताएं जो आपको कह रहा था ग्लूटाथायोन। देखिए अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों का पर्दा रखना चाहिए। भाई खुदा के वास्ते वो डॉक्टर गुमनाम ग्लूटाथायोन इनसे निकलता है। इनसे लोग इंजेक्शन ले लेके जा रहे होते हैं। क्या बात कर रहे हैं, मतलब घेरने का भी कोई लिमिट होती है, कोई तरीका होता है। मुझे एक बात बताएं, ये जो हम जैसे कुछ इसमें से जैसे 8 सवालात मैंने सामने लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसमें शादी का भी था, फिर एक जो बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन की बच्चों की बात भी कर ली, फिर एक बच्चों का जो कांस्टेंट कंपैरिजन है, आपका बच्चा आपका बच्चा ठीक है, आपका बच्चा ऐसे क्यों करता है, हमारा बच्चा तो ठीक था, हमारे बच्चे की तो जैसे मेरा जब बच्चा पैदा हुआ तो किसी बहुत करीबी रिश्तेदार ने कहा कि बच्चे की गर्दन टिक गई है, और उस वक्त मेरा बच्चा था 4 दिन का, हमारे बच्चे की तो 1 हफ्ते में गर्दन टिक गई थी। तो मैं और मेरे मियाँ परेशान हो गए, मेरी मियाँ आपने कभी आपकी तबीयत तक नहीं टिकी। तो मैं ना वो परेशान हो गए। तो मैंने अब आके अपनी बड़ी बहन से मैंने कहा कि गुड़िया ये तो मेरी बहन की थी, उनके जिनके बच्चे होंगे जिनके टिक कैसे बच्चे की टिकती है। वो डॉक्टर्स बाद में मैंने 3-4 डॉक्टर से कहा कि क्या होता, सवाल तो रह गया ना अंदर। तो आई न्यूरोलॉजिस्ट से मिली बाद में, तो मैंने उनसे पूछा मुझे बताएं कि बच्चों की गर्दन टिक जाती है 1 हफ्ते में। तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा है। मैंने कहा वो किसी ने कहा है। कहते लोग कुछ भी कह देते, आपने नहीं मानना किसी बात को, लेकिन समहाउ आपको कहीं ना कहीं लोग जैसे जो तैयार बैठे थे कि आपको आपके बच्चे को कोई एक नक्स काउंट करवाते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको उनका वो तरीका भी वो होता है जी। नहीं मैं सिर्फ कहने लगी थी कई दफ़ा तो लोग अपनी अंदर की जो होती है ना, आई एम सॉरी, बिटरनेस या इनसिक्योरिटीज़ वो आपके ऊपर निछावर कर रहे होते हैं। कई दफ़ा लोग अनइंटेंशनली भी कोई बुरी नीयत से नहीं कर रहे होते, वो बड़े जेन्युइनली वो सवाल आपसे कर लेते हैं। उन लोगों के लिए आई थिंक उनको ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए आपका ये सवाल आपने तो बड़ी नेक नियति से किया, मगर दूसरे को तकलीफ दे जाता है, तो आप बिला वजह लोगों की ज़ातियात में ना घुसा करें, बस इतना कर लें। बिल्कुल अच्छा जवाब है। दरअसल जैसे ये मासूम होते हैं ना, मतलब जो मासूमियत का लेवल जहालत से मिलता जुलता है कि आदमी को ये नहीं पता कि मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, सामने वाला दिल आज़ादी की तरफ जा रहा है,
उनके दिमाग में कैलकुलेटर्स होते हैं अपने बच्चों से कंपैरिजन करने के, बेसिकली कि मेरे बच्चे ने 6 महीने में ये किया था, तुम्हारे बच्चे ने 7 महीने में, ये कंपैरिजन विद कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर उनका बच्चा बन जाता है जो मेजरमेंट है। तो जब ऐसे लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी हम तो गुजर रहे हैं ना, हम तो दिल से हिले हुए हैं बच्चे के बाद, तो अब हमारी बच्ची वॉकर में नहीं बैठती थी, ठीक है, अब हम वॉकर ले आए, किसी ने बोला ये तो चलेगी जब तक ये वॉकर में नहीं, अब वो बैठे उसको सफोकेशन शुरू हो जाए। अब मेरी बेगम तो वैसे ही परेशान हो जाती है बच्चे के, ये चलेगी कैसे, उसकी बच्ची वॉकर में जा रही है, किसी के देख कर आई, तो मैंने बोला भाई अल्लाह अल्लाह ईमान रखो, हो जाएगा। फिर 2 महीने के बाद बगैर वॉकर के वो चलने लगी, जो कि उसका अपना स्टाइल होगा, शायद अल्लाह ताला ने उसे चलाना शुरू कर दिया। बच्चे क्रॉल भी नहीं करते, एकदम से चलना ही शुरू कर देते हैं। लेकिन वो 2 महीने, यकीन करे, मेरे सर पे मेरी बेगम ने अजाब मुसल्लत किया हुआ था, ये वॉकर में नहीं बैठती, ये चलेगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि वो बेंचमार्क्स बना दिए ना, हर चीज का एक मयार बना दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम एक महफिल में गए थे, वहाँ पे बच्चे थे और बच्चों के बच्चे वो जो थे वो वॉकर पे चल रहे थे, तो बाज़ औक़ात आप ऐसी बात कर जाते हैं। देखो बात ये साइकोलॉजिकली बताऊं कि आपको नहीं पता सामने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड में चल रहा है। मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में 2 महीने से चल रहा हूँ, मैं एक महफिल में आगे बैठा हूँ अपने आप को फ्रेश करने के लिए कि चलो यार मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ है, अब मैं वहाँ के बैठा हूँ, अब आप चल रही हैं और आपने अपने स्टेट ऑफ माइंड से चिलर मारा मुझे, जो कि सवाल आपके लिए तो कुछ भी नहीं था। मैं कहाँ चल रहा हूँ, किस माइंड से चल रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्स मैं क्या कर रहा हूँ और मुझ पे क्या असर पड़ेगा, लोग ये नहीं समझ पाते। दूसरी बात है, मुझे लगता है जो माएँ हैं ना, उनसे जो बिल्कुल नई नई जो माएँ बनी होती हैं, उनसे तो बात करते हुए ना आपको बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनका जिस्म कहते हैं ना कच्चा नहीं होता, वो हर तरीके से नफ्सियाती तौर पे भी ना एक एक चीज़ जो आप लोगों को लग रही होती है, जैसे बच्चा पैदा करेंगे, प्रूवन बाय साइंस, आपका सिर्फ बॉडी आपकी इफेक्ट नहीं होती है, आपकी मेंटल, आप मेंटली मतलब आपका ब्रेन लिटरली जो है इमोशनली साइकोलॉजिकली इन एवरी वे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इस वजह से माएँ हमें कि अच्छा भैया वजन वो कम कर लेना अपना, तुम थोबा सी बन गई थी ना, मतलब लोग ऐसी बातें करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी, अच्छा तुम्हें फीड से आ रही तो अच्छा तुम हम फीड, माएँ आजकल लड़कियां कहती हैं कि हमें, क्योंकि एक एक चीज़ लोगों की ऐसी लगती है कि फिर वो कहते हैं हम तो फीड भी नहीं करा पा रहे, जस्ट बिकॉज वो इतनी चीज़ें, अमेलगमेशन ऑफ सो मेनी वाहियात क्वेश्चंस, और वो स्ट्रेस बिल्डअप होता जाता है। बिल्कुल। अच्छा फिर एक तो लड़की, तुम्हें लगता है पैदा होती है तो सवाल शुरू हो जाते हैं, हाँ। लड़की हुई तो पहले लड़की क्यों हो गई, भाई कब आएगा, भाई, हाँ। फिर जब वो लड़की बड़ी हुई तो शादी क्यों नहीं हो रही, अच्छा अगर शादी भी हो रही तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे हो गए तो फिर उनके बच्चों की कहानियां शुरू हो जाती हैं, और फिर अगर वो वक्त के साथ साथ एक एज की तरफ आ रही है तो हाय उम्र ढल गई है, हाय शक्ल नहीं अच्छी लग रही, हाय वैसी हो गई है, बाल सफेद हो गए, अब पहले जैसी नहीं रही तुम, अब पहले जैसी नहीं रही, पहले बड़ी खूबसूरत होती थी, वो थी जो होता है ना पास्ट टेंस, ऐसी होती थी वैसी होती थी, वो आप तारीफ नहीं कर रहे होते, वो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि आप उसे कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर दे रहे हैं कि तुम होती थी ऐसी। एंड देन अब एक मेनोपॉजल सिलसिला भी शुरू होता है, वो भी इमोशनली साइकोलॉजिकली, वो अब जाके इस लफ्ज के बारे में बात की जा रही है, वरना तो 5 साल पहले तक भी मेनोपॉज जैसे वर्ड को एक वो टैबू समझा जाता, बात नहीं होती। जो उससे गुजर रही होती है औरत, उसको पता होता है वो क्या फील कर रही है, और फिर आप कॉन्स्टेंटली उसको कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारी वो फ्रेशनेस ही रही, अरे भाई कोलेजन नहीं बन रही है ना बॉडी में, तो नहीं रहेंगे कल्ले वैसे जैसे होते थे, पहले तो तुम्हारी भरी भरी शक्ल होती थी, हाँ तो अब नहीं होती ना, मतलब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप उसके लिए अपोलोजाइज क्यों करें, मतलब अल्लाह मियाँ ने बताया है ना कि ये सिलसिला एक है, बिल्कुल इवेंचुअली तो सबने वहीं चले जाना है ना, ये सब आपका जितना भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो मिट्टी में जाके भी तहलील नहीं होगा, वहीं कहीं रह जाएगा, मैं बता रही हूँ। वहाँ रहेगा और कुछ रह रहे वो पड़े होंगे, कुछ धागे चेहरे पे पड़े हुए होंगे, कुछ बुटॉक्स ऑयल टाइप की चीजें पड़ी हुई होंगी, सिलिकॉन पड़ी होगी। ये आप क्या वैसे घूरी के अलावा और क्या मशवरा देना चाहेंगे, और कोई ऐसी चीज़ मतलब जो आसपास बच्चे की बात, क्योंकि बच्चे की बात बड़ी चीज़ें सुनने को मिलती है ना, बच्चे की कि माई पर्सनल लाइफ में भी, मतलब मेरी शादी कोई बहुत 16 साल की उम्र में नहीं हुई है, तो एंड आई यूज्ड टू वर्क एज वेल, तो आई हैव गॉन थ्रू दैट कि अच्छा काम कर रही है, अच्छा बाहर निकल रही है वगैरह वगैरह, तो शादी नहीं, बात पक्की नहीं हो रही, फिर साकेबर में भी हमारी लव मैरिज हुई है, तो ज़रा अप्रूवल्स में दोनों फैमिली में ज़रा सा टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन बातचीत चलती रही वगैरह,
और उसमें कि अच्छा बात पक्की क्यों नहीं हो रही, फिर बात पक्की हुई, अच्छा अब कोई मंगनी, कोई कुछ चीज़, कोई कुछ नहीं, अच्छा ठीक है, फिर निकाह कर लो, निकाह करो, निकाह हो गया, अच्छा रुखसती क्यों नहीं हो रही, रुखसती क्यों नहीं हो रही, रुखसती हो गई, बेबी क्यों नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, बेबी हो गया, अब दूसरा बेबी कब होगा, कब होगा, कब होगा, मतलब कि प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। फिर मोटी है तो पतली क्यों नहीं हो रही, पतली है तो मोटी क्यों नहीं हो रही, लंबी है तो छोटी क्यों नहीं हो रही, गोरी है तो सफ़ेद क्यों नहीं हो रही, सफ़ेद, मतलब इट इज़ कॉन्स्टेंट। ये तो अच्छा मुझे लग रहा है ये जो सवाल आता है ना मोटे होने का, ये वैसे डॉक्टर नबिया को लोग, क्योंकि लोग तो खुश नहीं होते किसी भी बात पे, किसी भी हाल आप इतने लंबे हैं, आप इतने पतले क्यों हैं, आप इतने छोटे क्यों, अच्छा तुम छोटे हो तुम ऐसा करो, तुम फलानी दवाई खा लो। आपसे ही मुझे पता चला है कि लंबा होना भी एक गुनाह है। हाँ, क्योंकि आप क्योंकि मैं मोटापे पे बात कर सकती हूँ, मैं रंग पे बात कर सकती हूँ, मैं लंबा होना भी गुनाह है, छोटा होना भी गुनाह है। ये नहीं कि लंबा होना भी टेंशन। एक टाइम तक मैं क्योंकि स्लाउच करती थी, क्योंकि मुझे लगता था एज इफ हाई मैं तो बहुत लंबी हूँ, हाई लड़का कैसे मिलेगा, और लड़कियां तो इतनी लंबी होती नहीं है, ये तो बहुत ही लंबी है फलां, तो उसमें मुझे लगा बुरा है। वो तो जब मैं कॉलेज में गई तो बच्चा ओह मैं तो एक हीरोइन हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे इंशाल्लाह। जिंदगी तो कल मिलेंगे। एकदम से आगे